भैया आपको नहीं लगता है कि आपका कस्टमर 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी चाय पी के बोर हो जाएगा? कम से कम 8 से 10 पुलिस की गाड़ी आई थी उस पीरियड में, कॉन्सर्ट बंद कराने के लिए पूरे रोड तक लोग जमा हो गए थे। कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बड़ा नहीं होता, उसे तुम शोकेस किस वजह से करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मेरे हिसाब से वो है जो सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज ब्रिंग करता है, जिसके कारण सोसाइटी एक पॉजिटिव वे में जाती है। वो बोलते हैं ना कि बड़ा शहर सिर्फ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और इमारतों से नहीं बनते, लोगों की जो सोच होती है उससे बनता है। बिज़नेस जनरली सिर्फ आइडियाज़ पर नहीं चलता। अगर तुम्हारे पास आइडिया आ गई और तुम्हें वो 2 साल बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हो और तुमने वो फेज़ छोड़ दिया जो टाइमिंग है, तो भी आपका कितना भी पावरफुल आइडिया रहे कोई मतलब नहीं तो रहेगा। शुभम भाई का पहला प्यार क्या है? चाय एलओसी वाला या फिर वाइफ? वैसे तो चाय है। आज घर जाना है? चाय वाइफ़ के हाथ की चाय, ऐसा भी वो भी बहुत अच्छा, अच्छी चाय वाइफ के हाथ बनाती की है। चाय, खुद के हाथ की चाय नहीं। नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैक बेंचर्स के पॉडकास्ट पे। आपने कई एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस देखे होंगे और उनमें से बहुत सारी बातें भी आपने सीखी होगी। लेकिन एक कॉमन सवाल हर किसी के दिमाग में ज़रूर है और वो है कि बिजनेस आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? हमने बिजनेस कैसे रन करना चाहिए? कैसे बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहिए? फंड कैसे मैनेज करना चाहिए? और बिजनेस में कौन सी चीज़ों की कैलकुलेटेड रिस्क हमने लेनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होंगे। तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शुभम, जो फाउंडर है लाइफ ऑफ चाय के। ये एक साधारण चाय को असाधारण तरीके से बेचकर लाखों का रोजाना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें और वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो जितने लोग देखते हैं उसमें से आधे लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल आपको अगर अच्छा वीडियोस मिलते हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हमें और नए नए गेस्ट लाने के लिए प्रेरणा मिले। हम इससे बात करते हैं हमारे गेस्ट शुभम सर। थैंक नमस्ते यू। शुभम सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बैक बेंचर पॉडकास्ट मतलब नागपुर में दिस इज़ द फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा सेटअप कहीं पे बना हुआ है और वहाँ पे पॉडकास्ट शूट्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब विंटर सीज़न है, हमारा पीक सीज़न है, हर लोग मतलब दिन की शुरुआत लोगों की चाय से हो रही है। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक चाय ही चल रहा है, तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा रश है, हमारे जितने भी एलओसी के आउटलेट्स हैं। तो मतलब लाइफ पूरा बिजी चल रहा है अभी। अभी तो बिजी चल रहा है। दिसंबर मंथ हमारे लिए ऐसा रहता है कि सबसे ज़्यादा हेक्टिक मंथ रहता है, दिसंबर एंड जनवरी। अच्छा, एकदम पीक वाला। एकदम पीक वाला। लाइफ कैसा है? घर, दोस्ती, यारी? सब सब ऐसे बोले तो जब स्टार्टिंग में हमने एलओसी स्टार्ट करा था उस पीरियड की लाइफ और अभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। उस पीरियड में तो जनवरी में ऐसा था कि खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता था, लेकिन अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर वे से हुआ है, तो अभी काफ़ी रिलैक्स लाइफ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। काफ़ी जो स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का दोस्तों का भी शादियों का सीज़न चल रहा है। जितने भी हमारे दोस्त हैं बस गिन चुन के 4 से 5 लोग बचे जिनकी भी शादियाँ बची है। हमारा दोस्तों का ग्रुप काफ़ी बड़ा था, 28 से 30 लोगों का था। उसमें से अभी 5-6 लोगों की बस शादियाँ हैं। ऐसा दिसंबर महीना भी ऐसा हो गया है कि शादियाँ ही शादियाँ रहती इस पीरियड में। हम लोग आप करके बात कर रहे हैं कि मैं तू बात करके नहीं, नहीं, मैं चलेगा? तू करके क्योंकि बात हम करके लोग को तो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं और हम हाँ, लोग आप मेरे सीनियर थे और मैं जूनियर था। तो ऐसा होता है ना स्कूल में कि बहुत बार जूनियर अगर सीनियर अच्छा हो तो जूनियर को बोला जाता है अरे भाई उससे सीखो, हाँ, देखो वो कैसा है। हाँ। तो वैसे हमने भी बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। मैंने भी मुझे भी घर वाले दूसरों सीनियर्स का एग्ज़ाम्पल देके बोलते थे, तो हर पर्सन उस फ़ेज़ से जाता ही है। हाँ, हमें बार-बार बताया जाता था कि शुभम से देखो, शुभम को देखो, शुभम को देखो। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मुझे पता है कि हर स्कूल में ना एक फ़ेज़ होता है। हर बच्चे कोई एक टीचर के पास जाते हैं ट्यूशन के लिए हाँ, और एक बंदा ऐसा होता है जो एकदम अलग चलता है और हाँ, वैसे ही आप थे, हाँ, मेरे ख़्याल से, है ना? राइट। तो कैसे ये एलओसी की स्टार्ट हुई? एलओसी पे आप कैसे आए? एलओ एलओसी की जर्नी तो मतलब एलओसी हमारा 2019 में स्टार्ट हुआ, जनवरी 2019 में। लेकिन उसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई उसके 1 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने डिसाइड करा था कि एलओसी ओपन करना है। स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में अच्छा था, 10th तक 10th में 93 परसेंटेज गजानन स्कूल से। उस पीरियड में 93% बड़ा था, अभी बहुत सारे लोगों को मिल जाते। उस पीरियड में स्पोर्ट्स के मार्क्स ये वाली चीज़ें एक्स्ट्रा ग्रेसिंग कुछ नहीं था। उस पीरियड में ऐसा था कि सच में वो जो है वो मेरिट वाला फील मिलता था। आजकल हर बच्चे को 90% इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग हो गई है। उस पीरियड में गिन चुन के कुछ लोग रहते थे, तो उनको लगता था कि नहीं सच में 93% है। और बहुत
मतलब मैंने जितने भी एग्जांपल्स देखे जनरली 10 के परसेंटेज के बाद 11वीं 12वीं का रिजल्ट हर बच्चे का कम हो जाता है, क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि 10वीं के बाद सब लोग कॉलेज जाना प्रीफर करते हैं कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, ये होऊंगा। मेरे केस में थोड़ा उल्टा हुआ, मैंने उल्टा 10वीं के बाद मस्ती ज़्यादा करी और मार्क्स भी मेरे ज़्यादा बढ़े। हाँ, मुझे मुझे जैसे हमें हाँ, पता है कि आप 12वीं के स्टेट बोर्ड टॉपर थे। नागपुर से सेकंड था और विदर्भ से फिफ्थ था मैं। मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा मार्क्स ला लूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाई मैंने 10वीं में करी थी। लेकिन जो 12वीं में पढ़ाई करी वो सिर्फ पढ़ाई ना करते हुए पढ़ाई प्लस मस्ती प्लस दोस्त सभी चीज़ों को जब बैलेंस लेके चला, तब पता चला कि मार्क्स कम नहीं उल्टा और बढ़ जाते हैं। तो वो मेरे के सिनारियो में हुआ था। तो 12th बोर्ड में 96% मिले थे, 95.83। उस वक्त तक तो पढ़ाई का ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उसके बाद ऐसा था कि बस नागपुर से बाहर जाना है, दैट वाज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसा है कि मुझे नागपुर में अभी नहीं रुकना था। मुझे तो ये आइडिया नहीं थी कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है बस, क्योंकि उस पीरियड में ऐसा था कि हर कोई पर्सन ऐसा था कि इंजीनियरिंग तुम्हें चूज़ कर ली थी। मतलब हर क्रेज़ ऐसा था कि हर पर्सन, हम मतलब तुम्हें, इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग हमको हाँ, बनाएगा। हमें बनाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें 80 के ऊपर परसेंटेज है 10वीं में, तुम साइंस में ही जाओगे, 80 के नीचे तुम कॉमर्स में जाओगे और आर्ट्स। वो परसेंटेज है, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं वो देखा नहीं जाता था, परसेंटेज वाइज फैकल्टी डिवाइड हो जाती थी। मैं भी उसका ही विक्टिम था। वैसे तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, मैंने जाना कॉमर्स वाले फील्ड में था, अच्छा, पर मैं आया साइंस वाली तो फील्ड में और इंजीनियरिंग में गया। घर वालों की इच्छा कि नहीं इस नहीं नहीं नहीं, उस पीरियड में मतलब हर कोई, मतलब गाइड करने के लिए इन शॉर्ट कोई नहीं था। मतलब अभी तो यूट्यूब का ऑप्शंस है आपके लोगों के पास, बहुत सारे करियर काउंसलिंग होती है। तो उस वक्त पीरियड में कोई भी ऐसा एक्सपोजर नहीं देखा जो मुझे कोई पर्सन गाइड्स करे। पहले मैं हर पर्सन के लिए बहुत लिमिटेड, अभी मैं खुद स्कूल में जब जाता हूँ लोगों को बता दूँ कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मेडिकल देर आर मल्टीपल फील्ड्स जहाँ पे लोग जा सकते हैं, जिनके नाम मेरे को खुद को इंजीनियरिंग होने के बाद पता चली कि सारे इतने सारे फील्ड्स है जहाँ पे भी अपन जा सकते थे। तो मुझे नागपुर से बाहर जाना था, और नागपुर के बाहर 2 ही कॉलेज मैंने डिसाइड करे थे, COEP पुणे एंड VJTI मुंबई, क्योंकि सब लोगों ने उन 2 कॉलेजेस के बारे में ही बताए थे कि वो बेस्ट कॉलेजेस है। तो उस कॉलेज में जो भी ब्रांच मिले मुझे चलने वाली थी, और कोर ब्रांच चाहिए था मुझे, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। उस पीरियड में IT फील्ड नहीं था। पहली बार नागपुर से बाहर गए थे या इसके पहले नागपुर से नहीं, आना फॉर द जाना था? फर्स्ट टाइम मैं नागपुर से बाहर गया था कोई बड़े शहर में, दैट वाज लाइक मुंबई, और वो भी मुंबई डायरेक्ट जैसे मुंबई सिटी में में, और VJTI में वो भी। VJTI में। तो VJTI का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे एंट्री हुई। और उस पीरियड बाद वहाँ पे VJTI से इंजीनियरिंग पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 2.5 साल जॉब भी करा, और उसके बाद मैंने LOC का डिसीजन लिया कि नहीं, LOC स्टार्ट करना है। कैसा था VJTI का सफ़र? VJTI का सफ़र सबसे, मतलब मेरे लाइफ के जो सबसे बेस्ट मोमेंट्स है वो मैंने VJTI में जी है। कि मुझे लगता है कि हर पर्सन जब तक वो हॉस्टल लाइफ नहीं जीता है, जब तक घर से बाहर नहीं रहता है, तब तक वो बहुत सारी चीज़ें सीखता नहीं है। क्योंकि 12वीं तक मैं नागपुर में ही था, नागपुर में छोटा सा शहर था, उसके ऊपर मैं घर पे ही रहता था, ऐसे नहीं कि मैं कोई बोर्डिंग स्कूल और इसमें था। वहाँ पे रहना और घर से बाहर रहना कोई बड़े शहर में, तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। जब मुंबई में गया तो मेरे मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं 12th बोर्ड का नागपुर का टॉपर हूँ, हाँ, मुझे 96% मिले हैं, और मैं वहाँ पे जाके मैं बादशाह हीरो हूँ। हीरो जैसे रहूँगा। और जैसे ही पहले दिन VJTI में गया, वहाँ पे मेरे से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा धुरंधर वहाँ पे बैठे थे। कुछ लोगों के परसेंटेज मेरे से भी ज़्यादा थे, और कुछ लोग के परसेंटेज मेरे से भी कम थे, पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे से 100 गुना ज़्यादा था। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो भी कोई छोटे 2 टायर T टायर सिटी से या छोटे गाँव से VJTI में हर तरह के लोग आते हैं। छोटे गाँव से लेके बड़े शहरों तक, या स्टेट के बाहर का भी कोटा रहता है, अदर स्टेट्स से भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा पहले दिन तो हम डर गए थे कि यार इतना, एक तो मुंबई इतना बड़ा शहर, उसके ऊपर कॉलेज इतना बड़ा, उसके बाद जितने भी लोग आ रहे थे दे वेयर लाइक ऑल आर स्पीकिंग इन कम्प्लीटली फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि मुंबई फाइनेंस बिल्कुल। कैपिटल है, सब लोग वहाँ पे है। तो मोस्टली जो भी हॉस्टलाइट पर्सन है हल्का सा थोड़ा सहम जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कोई बड़ी जगह पर आए हैं। और हम तो कुछ तो कर रहे स्टार्टिंग हैं। का हमें तो 1 महीना एडजस्ट होने में ही गया कि VJTI में कि कैसे एडजस्ट हो, कैसे क्या करे। फिर पता चला कि यार कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल्स का इंपॉर्टेंट पता चला कि क्यों होते हैं कॉलेज में फेस्टिवल्स, ताकि जो लड़के हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और सामने हैं। तो उस तरीके से VJTI की जर्नी ने बहुत ज़्यादा सिखाया। और VJTI के साथ साथ मुंबई ने जो सिखाया, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो सपनों का पर्सन शहर। सपनों का शहर बोलते हैं, मतलब अभी मैं मुंबई में जाऊंगा तो मुझे अभी नागपुर ज़्यादा पसंद आएगा, अच्छा, क्योंकि अभी स्लो एंड स्टेबल लाइफ की आदत हो गई है। हाँ, मुंबई इज़ लाइक अ फास्ट मूविंग। और वो जो एज था मेरा, जिस पीरियड में गया था 20-21 साल, वो पीरियड में मुझे लगता है कि ऐसे ही शहर में रहना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट मूविंग मूविंग हो। हो। तो मुंबई अपने आप में ही
अलग है। मतलब वो बोलते हैं कि हर कोई पर्सन अगर लाइफ में एक बार मुंबई में रह गया तो दुनिया के किसी भी शहर में रह सकता है। वो मैं सही बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में हमें तो लोकल समझते थे कि यार लोकल कैच कैसी करनी, इतने सारे नेटवर्क्स कैसे क्या करना है। तो कॉलेज के साथ साथ जो पूरा मैनेजमेंट है, लोगों के साथ बात करने का तरीका, वो सब मुंबई शहर ने सिखाया। बाकी कॉलेज में दोस्त थे और विजेटिया कॉलेज था। तो मतलब अपना लाइफ ऑफ चाय हाँ जो बना है, हाँ। इनमें आधी बातें आपको बॉम्बे से मिली है। आधी बातें मतलब कॉन्फिडेंस, स्टेज अच्छा, डेयरिंग पकड़ लो। उसके बाद जो एज अ मार्केटिंग। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, मार्केटिंग हो गया कि किस वे से होता है, किस वे से लोग प्रोडक्ट कुछ भी ना हो के उसको कितने बड़े वे से मार्केट करते हैं। कॉलेज में जब इवेंट्स में स्पॉन्सर्स होते थे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते थे, किस वे से होता है, क्या होता है। तो वो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा काम में आया। मतलब वो बोलते हैं ना कि बड़ा शहर सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इमारतों से नहीं बनते, लोगों की जो सोच होती है उससे बनता उससे है। बनती है। वो वहाँ जाके पता चला कि यार लोगों की माइंड थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है वहाँ पे। तो जैसे एलओसी स्टार्ट हुआ, हम्म। इसके पहले की लाइफ कैसी थी बचपन से? बचपन से मतलब 10 तक जैसे मैंने बताया ना कि मैं ऐसा था कि मैं काइंड ऑफ थोड़ा स्टडी गीक था 10वीं तक। 10वीं तक ऐसा था कि पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है और घर आना है। मेरे 10वीं तक ज़्यादा स्कूल में दोस्त भी नहीं थे, बहुत कम दोस्त थे, क्योंकि मैंने 5वीं तक का एजुकेशन कोई कॉन्वेंट से करा था, अतुलेश कॉन्वेंट करके। बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना होने के कारण, मतलब वहाँ पे कॉन्वेंट में फीस बहुत ज़्यादा होती थी। और हमारे फैमिली में के मतलब मेरे फैमिली, मेरे चाचा की फैमिली, मेरी बुआ की फैमिली, जितने भी हमारे कजिन से कम 20 से 25 लोग होंगे हमारे कजिन, सब लोग गजानन स्कूल से पढ़े थे। आई वॉज लाइक ओनली वन कि जिसने अतुलेश कॉन्वेंट में मेरे को डाला था, मेरे ग्रैंडफादर ने, क्योंकि उनकी विश थी कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट से पढ़े। तो 5वीं तक मैं वहाँ पे था। उसके बाद लगा कि नहीं, गजानन स्कूल में ही जाना चाहिए, तो 5वीं के बाद मैं गजानन स्कूल में आया। 5वीं से 10वीं तक, तो 12वीं तक मेरे ख्याल से, 11वीं आपका स्कूल में हुआ सब नहीं नहीं, आरएसएस। 5वीं तक का गजानन स्कूल में हूँ, उसके बाद मैं पंडित बछराज में गया था। तो 11वीं 12वीं के बाद मेरे दोस्त बने यहाँ पे, जो अच्छे दोस्त अपन बोल सकते हैं, जिनके साथ मैं अभी भी जुड़ा हूँ। मेरे 10वीं तक के दोस्त ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है। उस पीरियड में मैं थोड़ा स्टडी सेंट्रिक था और ज़्यादा अदर चीज़ों पे कभी फोकस नहीं करता था। मतलब मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल वाले फेज़ में बहुत कम थी, कि शायद वो ऐसा एक्सपोज़र नहीं मिला, शायद वैसे दोस्त नहीं मिले। उसके कारण जो पर्सन बोलता है ना कि सहम से रहता है, खुद को भले ही उसमें टैलेंट हो लेकिन वो खुद को बांध के रखता है, जब तक कोई वैसा पर्सन ना मिले जिसके साथ तुम खुल के बातें कर सको। तो 11वीं 12वीं का जो फेज़ था, उस पीरियड में सब मोमेंट चेंज हो गए। जो दोस्त अभी भी मेरे साथ है, जो बैंगलोर में गया था, वो उसी दोस्त के साथ फ्रेंचाइजी मेरी ओपन करने के हिसाब से मैं बैंगलोर गया था। वो सभी जो दोस्त मिले, मेडिकल अकेडमी ऑफ साइंस में मिले, कुछ मेरे कॉलेज में मिले। तो वहाँ से फिर मेरा लाइफ धीरे धीरे चेंज हो गया। तब मुझे पता चला कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी यार बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वो अपन ने करनी चाहिए। अभी एलओसी के कितने स्टोर हो गए आपके? अभी एलओसी के 22 स्टोर ओपन हो गए हैं, जो नागपुर प्लस नागपुर के बाहर विदर्भ में है, अमरावती, गढ़चिरौली, गोंदिया और भंडारा में। अभी और 5 या 6 स्टोर अभी ये महीने में इनॉग्रेशन है, तो ऑलमोस्ट 30 स्टोर हो जाएंगे। और अभी गिन के बता सकते हैं, दिन के अभी दिसंबर पीरियड में 50,000 के ऊपर चाय के कप डेली हमारे आउटलेट से सेल होते हैं। 50,000 के ऊपर? 50,000 के ऊपर। एक साधारण चाय हाँ। को इतना बड़ा लेकर जाने का कैसे, क्या सोचा? देखो जनरली क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि आपको जैसे पता है मुंबई शहर से क्या सीखा, तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बड़ा नहीं होता है, उसे तुम शोकेस किस वजह से करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। राइट। मैं अभी भी कहता हूँ कि एलओसी जब मैंने स्टार्ट करा, इट्स नॉट लाइक मुझे सिर्फ बिजनेस करना है उसके हिसाब से मैंने करा। मुझे एक सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म लाना था। देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मेरे हिसाब से वो है जो सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज ब्रिंग करता है, जिसके कारण सोसाइटी एक पॉजिटिव वे में जाती है। राइट। मेरा स्टार्टिंग से पर्सपेक्टिव ये था, जिस पीरियड में मैं कॉलेज में था, जब हम ना कॉफ़ी बोलते थे, हमारे दिमाग में सीसीडी आता था। अभी भी किसी भी पर्सन को, अभी तो सीसीडी कुछ कम हो गया, लेकिन उस पीरियड में कॉफ़ी बोले तो सीसीडी, दैट इज़ द ओनली नेम। काफ़ी महंगा भी था ना काफ़ी सीसीडी? महंगा भी था, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में स्टारबक्स से सस्ता था, पर काफ़ी दिमाग में लोग होता कि कॉफ़ी बोले तो कैफ़े कॉफ़ी डे। राइट। बराबर। तो उन्होंने वो कॉफ़ी कल्चर में एक चेंज ब्रिंग करा था लोगों में। तो लेकिन जब चाय बोलते थे टपरी याद आती थी। तो टपरी आ जाती थी, टपरी पे बैठे हैं, कोई लोग सिगरेट पी रहा है, कोई लड़कियां, तो मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी भी देखी नहीं थी कि टपरी पर जाकर अगर उसको चाय भी पसंद हो तो भी वो जा नहीं सकती थी। अगर घर में कोई फैमिली आए, गेस्ट है, उनको बोलो कि चलो आपको हम नाश्ता कराने ले जाते थे, नाश्ता करा देते, चाय पैक करके घर के लाते, घर के पीते थे। मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल प्लेस जहाँ पे सोसाइटी का एक नॉर्मल पर्सन, फैमिली वाला, अगर उसको जाना है, लड़के तो सब जाते थे। टपरी की चाय की मजा अलग थी, ऐसे नहीं बोल रहे थे कि गलत था, वो उसके भी एक अलग मजे थे। पर वो जो एक सोसाइटी में चेंज ब्रिंग होना चाहिए था यार, लेडीज के लिए, फैमिलीज के लिए, जो कोई ओल्ड एज पीपल है जो वहाँ पे जाके वो स्मोकिंग के एटमॉस्फेयर में चाय नहीं पी सकते थे, या कहीं पे गंदगी रहती थी तो वो हाइजीन रीजन से नहीं जाना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो एक चेंज ब्रिंग करे सोसाइटी में। दैट्स
द वे कि वो चाय दिमाग में आया कि यार चाय एक ऐसा पर्सन है कि जो हर एक पर्सन की दिन की शुरुआत चाय से होती है, दोपहर भी चाय से होती है, खाना खाने के बाद चाय रहता है, शाम की मीटिंग भी चाय पर होती है, और कुछ कुछ लोग तो खाना खाने के बाद भी चाय लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय के साथ जाया जाए, दैट्स वाई मैंने चाय चूज करा था उस पीरियड चाय में। के साथ कोई पर्सनल रिलेशन है? क्योंकि जैसे जब हमारी बात हुई थी बराबर। कि चाय पे आपका एलओसी है, मुझे हाँ पॉडकास्ट लेना है, तो हाँ मेरे पहचान वाले कुछ लोगों से बातचीत हुई। तो हाँ मेरे एक पहचान वाले हैं, हाँ। अ, उनकी लव स्टोरी चाय पर है। अच्छा। हाँ, अब मुझे मतलब बताने में बहुत अच्छा हाँ लगेगा, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया है हाँ कि उनकी सुबह की चाय, हाँ शाम की चाय, हाँ सुबह की चाय पहले भी साथ में होती हाँ। थी, और शाम की भी। शाम की भी, और आज भी ऐसा है कि अगर दोनों में से कोई भी अगर अपने साथ हो हाँ और शाम के 6 बज जाए, हाँ। तो हो गया, सब काम छोड़ के पहले वो चाय के लिए घर मतलब चाय आएंगे। की डेट के जैसा तो कोई हो ही हाँ नहीं सकती हाँ, दूसरी उनकी कोई डेट डेट। चाय पर होती है और अच्छा। आज भी होती है। अरे वाह। मुझे पता है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हो गए, अरे लेकिन बाप रे। चाय नहीं छूटती उनकी। बाप तो रे। आपकी कोई ऐसी बात जो चाय से जुड़ी हो? मतलब मेरी जो चाय के साथ जुड़ी हुई बातें हैं ना, वो मोस्टली कॉलेज से है। कॉलेज में ऐसा होता था कि पहले 4:30 बजे कॉलेज ख़त्म हो गया, कॉलेज से दौड़ते दौड़ते हो ना, सब हॉस्टल के लड़के, हॉस्टल के नीचे हमारी एक छोटी टपरी रखती थी, हरीश भाऊ करके थे। वो स्पेशली एबल्ड थे, उन्हें विजन नहीं था, और विजिटिया में वैसे पर्सन को कॉलेज के कैंपस के अंदर हॉस्टल में एरिया मिलता था। उनके टपरी पर सब लोग हम बैठते थे, पेपर हो जाए कुछ हो जाए, राउंड करके ऐसे बैठते थे, बड़ा सा सर्कल, 15 से 20 लोग। जस्ट इमेजिन करो कि रोज़, ऐसा नहीं कि एक दिन, रोज़ 15 से 20 लोग हॉस्टल के ग्राउंड में, जो जिनके साथ हम रहते, 15 से 20 लोग ऐसे सर्कल करके बैठते थे। वहाँ से चाय लिया, पार्ले जी बिस्किट लाते थे, और पार्ले जी बिस्किट हॉस्टल में ऐसा था कि निकाला, पैकेट से झप से गायब हो जाते थे। तो वहाँ से मुझे आदत लगी एक साथ 3 बिस्किट पार्ले जी के चाय में डुबोना, ताकि ज़्यादा बिस्किट अपने शेयर में मिले। सीधा हाथ डालने का, पार्ले जी निकालने के, 2-2 3-3 बिस्किट एक साथ डिप करते थे, खाते थे। मतलब दोस्ती भी? दोस्ती भी, मतलब वो चाय के साथ रिलेशन था। उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम्स रहता था, तब कॉलेज में स्पेशली रात को 12 बजे के बाद स्पेशल काउंटर्स लगता था फूड के लिए। वहाँ पे पोहा मिलता था, चाय मिलता था, तो उस हमें एग्ज़ाम का एक्साइटमेंट कम, और रात को हम 12 बजे इसलिए जगते थे कि पढ़ाई नहीं करनी है। 12 बजे, वो तो 12 बजे ही खुलता था, 12 के बजे नहीं, 12 बजे वो टी स्टॉल लगेगा, पोहा नाश्ता और उसका, नीचे जाएंगे सब लोग, चाय पियेंगे, फिर से बैठेंगे, और पूरे ग्राउंड के बीच में रात को 12 बजे, 12:30 बजे। तो वो एक अलग है। उसके बाद जब मैं मेरी जो वाइफ़ है डोरिस, वो बैतूल में रहती है, बैतूल में तो बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। ठंडी बहुत होती हम है। जब भी वहाँ पे जाते थे, तो मेरी भी उनके साथ जो डेट है चाय और समोसे पर ही होती थी। मैं किसी फैंसी रेस्टोरेंट पर नहीं जाता था, वहाँ पे एक पंजाबीज़ करके रेस्टोरेंट है, वहाँ के समोसे और चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ पे चाय पीता हूँ, उसके बाद उनके यहाँ जाता हूँ। अगर कार से गया तो, ट्रेन से गया तो डायरेक्टली जाता हूँ। तो तो ससुराल भी जाना हो तो पहले हाँ, चाय पीने चाय जाना पी है। के ही जाता हूँ। मतलब एलओसी में तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई है, बट वो एक चीज़ है जो मैं रोज़ पीता हूँ, जो मतलब खा के अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ या पी के, वो चाय है। दिन में 3 से 4 बार मेरी एलओसी की चाय होती है, यानी होती ही है। और जब कभी नागपुर से हम बाहर जाते हैं, तब एलओसी की चाय बहुत ज़्यादा मिस होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार, कब मैं घर आके एलओसी की चाय पीऊँगा। चाय से जुड़ा और एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपने कहा कि एक पर्सन है जिनकी डेट चाय से होती है। हमारे मानेवाड़ा में एक कस्टमर्स है, वो हस्बैंड एंड वाइफ रोज़ चाय पर आते हैं। वो भी हस्बैंड एंड वाइफ है। वो जो मैम थी वो प्रेग्नेंट थी। वो 9 मंथ प्रेग्नेंट होने तक रोज़ चाय पे आती थी। आफ्टर डिलीवरी, जब भी उनका बेबी अभी 3 महीने का हुआ, अभी वो छोटे बच्चे को भी लेके आते हैं और चाय पीते हैं। अच्छा, वीकली रोज? 2 से 3 बार तो मिनिमम आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि रेगुलरली आते हैं एलओसी। मैंने जिनकी स्टोरी बताई वो भी एक स्टोर के प्रीमियम कस्टमर थे ऐसे ही, ओह! जब स्टूडेंट थे तब। अरे वाह! बस बात यही है कि अभी वो जहाँ चाय पीते थे, वो चाय वाले भैया अभी वहाँ पे है नहीं शायद, इसीलिए। तो चाय से बहुत सारी बातें जुड़ी बहुत है, सारी जुड़ी हैं। दोस्ती से लेकर सब कुछ। राइट। तो एलओसी जब स्टार्ट हुआ, हुँ। तब आप कितने लोग थे? कैसे स्टार्ट दो हुआ एलओसी? उसके भी पीछे कोई ना कोई बड़ी स्टोरी ज़रूर होगी। एलओसी की स्टोरी तो काफ़ी बड़ी थी। मतलब जब मैंने डिसाइड करा पर्टिकुलरली कि एलओसी स्टार्ट करना है, उस पीरियड में ऐसा था कि जनरली जॉब लग गई थी। जॉब लगने के 1 साल तक तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने तो, जो बोलते हैं ना कि लाइफ गेट्स, मतलब जो हम कभी सोचते भी नहीं लाइफ में, वो पॉइंट पर लाके खड़ी कर देती कि तुम डिसाइड करते हो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिज़नेस में आऊँगा, और बिज़नेस में आके वो भी नागपुर शहर में सेटल आउट होऊँगा, और वो भी चाय का बिज़नेस डालूँगा। हाँ, क्योंकि आप बॉम्बे में पढ़े हाँ, और मतलब जॉब आपका कहाँ था? मैं पुरानी बिल्डर्स में था। पहले मुंबई में पोस्टिंग हुआ था, उसके बाद उन्होंने पुणे में शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पे सिविल में ही मेरा जॉब था जिसमें मैंने करा, और वहाँ पे भी चाय
वहाँ पे तो लेबर कैंप लगते थे। लेबर कैंप में सुबह तो वहाँ पे तो कम से कम दिन में 10 से 12 बार चाय पीते थे। और ऐसे नहीं कि टपरी पर देखे, टपरी पर हम इंजीनियर थे, लेबर लोग को पैसे दे जाओ, चाय लेके आ जाओ। स्लैब की कास्टिंग चल रही है 15वें फ्लोर पर, जस्ट इमेजिन करो 15 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग रहती है, ऊपर इतने ज़ोर से हवा चल रही है, वहाँ पे स्लैब कास्ट हो रहा है, हम बैठ के बढ़िया निकाल रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो वहाँ पे भी चाय ही, हर जगह पे चाय ही था उस पीरियड में। और 1 साल तक मैंने जॉब को बहुत ज़्यादा तरीके से एन्जॉय करा। मैंने बहुत जगहों पर घूमा, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ पे गया और वहाँ पे हर जगह पे वही सिनेरियो कि चाय और मैगी। आप इंडिया के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाओ, 2 चीज़ें आपको जो कांस्टेंट मिलेगी, एक मैगी है और दूसरी दूसरी चाय। चाय, हर जगह पर मिलेगी। और हर जगह की ना चाय की टेस्ट अलग थी। तो 1 साल तक जब मैं घूमा, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी सैचुरेशन हो गया, अभी ना कुछ लाइफ़ में भी सोचना चाहिए, जो फ़ेज़ रहता है वो चला गया था। और उसके बाद मुझे ऐसा था कि यार वो 9 से 6 वाली जॉब नहीं करना था मुझे। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे जॉब से हिट था या पर्टिकुलर ये था। आई वाज़ लाइक कि मतलब वो एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। मुझे लगता है कि हर पर्सन के लाइफ़ में अगर वो एक कम्फर्ट ज़ोन आ जाए, जब तुम्हें लगने लगा कि यार सभी चीज़ें एकदम ईज़िली हो रही है, सैलरी आ रही है, घूमना हो रहा है, फ्लैट अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। उस पीरियड में वो टिक-टिक वाला मोमेंट आ जाता है। मतलब लिटरली ऐसा होता था कि मैं घड़ी देखता था कि यार मैं 6 साढ़े 6 बजे हमारा ऑफ़िस छूटता था, कब साढ़े 6 बजेंगे और जाएगा। और मेरा डेली का टास्क हो गया था यार साढ़े 6 बजे तक, अच्छा साढ़े 6 हो गए, मैं 5 मिनट भी नहीं रुकता था, वो सीनियर कितने भी चिल्लाए, साढ़े 6 बजे बैग निकाली और चला गया। तो तब मैंने सोचा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। मैंने सोचा कि चलो एमबीए करते हैं, और मैंने एमबीए के क्लासेस भी लगाए, मुझे स्कॉलरशिप भी अप्रूव्ड हो गई थी 50% में। उस पीरियड में 80 या 90,000 फीस थी, मुझे 50% ऑफ मिल गया था क्योंकि मैं 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज थे। तो उस बेसिस पर और विजेटिया कॉलेज के बेसिस पर, तो उसमें 50% स्कॉलरशिप अप्रूव्ड हुआ। एमबीए के क्लासेस लगाया मैंने, गिन के 2 या 3 महीने करे। उसके बाद मैंने बोला यार फिर से मैं बोलूँगा एमबीए करूँगा। उसके बाद मेरे को, क्योंकि मैंने बाकी लोग देखे हैं जब एमबीए में आए कि वो भी करके जॉब कर रहे थे, जॉब करने के बाद वही फिर से मैंने बोला कि फिर से वही मोमेंट आ गया मेरे लाइफ में कि फिर से अभी वही नहीं करना, तब क्या करूँगा? तब तो मेरे लिए गो बैक नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट टेक अ रिस्क, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ जो मेरे को करना है। तो एट दैट पीरियड ना मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और एक इवेंट मैनेजमेंट का मुझे इंटरेस्ट था। तो मैं चाहता था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट जाऊँ या आइदर फूड फील्ड में जाऊँ। तो उस पीरियड में इवेंट मैनेजमेंट को स्किप आउट करके मैंने चला कि व्हाई नॉट गो विद अ फूड फील्ड, और उस पीरियड में डिसाइड हो कि मुझे फूड फील्ड में जाना है। और जो मैंने एलओसी का डिसीजन लिया, एक दिन, मैं जनरली में ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, पर कुछ-कुछ बुक्स अगर पढ़ता हूँ, मुझे पसंद है तो पूरी पढ़ लेता हूँ। एक दिन ऐसे ही फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ गया था और मैंने उनके डेस्क पर ऐसी रखी हुई बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसका मैंने जस्ट 2 पेज ही पढ़े क्योंकि उतना ही पीरियड था, और मैं बुक घर लेके चला गया, मुझे बहुत पसंद आई। आफ्टर रीडिंग दैट बुक यार मुझे रियलाइज़ हुआ यार नहीं, मुझे डिसीजन अभी लेना चाहिए, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं होगा। एंड एट दैट पीरियड मैंने डिसाइड कि मुझे करना है, और मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया कि किस में जाए, किस में जाए, किस में जाए। एंड एट दैट पीरियड पुणे में चाय का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा था। बहुत सारे अमृततुल्य खुल गए थे, ये कर रहा था, और बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा मुझे यार, दिस इज़ समथिंग यार, बड़े शहर में, अपने शहर में कब आएगा? और जब तुम अपने शहर में कब आएगा वो सोचते हो ना, और तुम करंटली डिसाइड कर लेते हो। बिजनेस जनरली सिर्फ आइडियाज़ पर नहीं चलता। अगर तुम्हारे पास आइडिया आ गई और तुम्हें वो 2 साल बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हो और तुमने वो फेस छोड़ दिया जो टाइमिंग है, तो भी आपका कितना भी पावरफुल आइडिया रहे, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका आइडिया क्या है, आपने उसे इम्प्लीमेंट करा कि नहीं, एग्जीक्यूट करा कि नहीं प्रॉपरली, और उसे टाइमली, मतलब जिस पीरियड में एग्जीक्यूट करना चाहिए उस पीरियड में हुआ कि नहीं। मोस्ट ऑफ द लोगों के, शायद मेरे पास जो आइडिया थी, मेरे से ज़्यादा अच्छी-अच्छी आइडिया बहुत सारे लोगों के पास रहती है। लेकिन अगर वो आइडियाज़ तुम्हारे एक्शन के साथ एग्ज़ीक्यूशन में इम्प्लीमेंट ना हो विद प्रॉपर रिसर्च, तो वो आइडिया आइडिया ही रह जाती है। मतलब सही समय पे सही जगह सही होना बहुत डिसीजन में ज़रूरी खुलना। है। तो मैंने सोचा कि यार दिस इज़ द टाइम। यार नागपुर में कुछ भी नहीं है ऐसा। नागपुर में लिटरली कुछ भी नहीं था। आई कैन प्राउडली से एलओसी वाज़ द फर्स्ट चाय स्टोर इन नागपुर जो कंप्लीटली चाय के लिए डेडिकेटेड था। उसके बाद ये 1 साल बाद नागपुर में येवले और अदर आउटलेट्स आए। बाकी नागपुर में कुछ भी नहीं था। मेरे पहले चाय विला करके थे, लेकिन वो उतने लेवल पर उसे एक्सपांड करके नहीं गए थे जितने लेवल पर हमने चाय को रखा, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ चाय था उस पीरियड में। बाकी फूड वगैरह कुछ रखना हमारे दिमाग में ही नहीं था। उस पीरियड में करके यार चलो तुरंत करते हैं, और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, करना ही है। तो फिर पुणे के हर-हर जगह पे जाके मैंने बहुत सारे, कम से कम मैंने 20 से 25 जगहों की, अलग-अलग जगहों की चाय पी। नॉट ओनली इन पुणे, नागपुर के छोटे से टपरी से लेके बड़े दुकान तक भी मैंने चाय पिया। कम से कम 50 से 100 टाइप के चाय सैंपल्स लाए थे। मैं रूम पर बनाता था। अच्छा, मैं चाय खुद बनाकर खुद खुद। बनाता था इन द सेंस, मेरे दोस्त बोलते थे यार ये पागल हो गया। उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये चाय की दुकान सच में डाल रहा है। मैं भी वही बोलूँ कि विजेटी ऐसे पास आउट बंदा हाँ, अच्छी जॉब पर है, जो हाँ। 12 बोर्ड का टॉपर है।
वो बंदा चाय का धंधा कर रहा है। और अभी मैं जिस फेज में हूँ, अगर तुम मुझे 5 साल पीछे लेके जाओगे ना, शायद मैं वो डिसीजन अभी भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे ही नहीं पता कि मेरे में क्या एनर्जी है कि मैंने वो डिसीजन उस पीरियड में लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वेल पेइंग जॉब और वेल सेटल लाइफ को छोड़ के तुम ऐसे फील्ड से लेकर। ऐसे भी नहीं कि मैंने कोई टेक्नोलॉजी का स्मार्ट, कोई मैं सिविल का बिजनेस कर रहा था, ये कर रहा था, उसमें पता भी चलता है कि यार ठीक है कुछ कर रहा है। मैं ऐसे फील्ड में जा रहा था जिसका कोई मेरे से मतलब, अगर मैं मान के चलो कि मैं नागपुर बोर्ड का टॉपर नहीं था, मैं नॉर्मली पढ़ा हुआ रहा, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से रहा हूँ, मैं कैफे में आ रहा हूँ, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग। व्हाट वाज नॉट नॉर्मल फॉर मी कि आई वाज अ टॉपर फ्रॉम नागपुर। नागपुर में हर जगह पे मेरी होर्डिंग्स लगी थी, बहुत सारे लोग जानते थे, फैमिलीज के जानते थे, विजेटी ऐसे पास हुआ पता था। और मेरे फैमिली में से मैं पहला ऐसा पर्सन था जो प्रॉपर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा था, बाकी नॉर्मल्स लोगों के ऐसे नॉर्मल जॉब कर रहे थे। इट वॉज लाइक अ शॉकिंग मोमेंट फॉर माई फैमिली जब मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि सब फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट थे, एक्सटेंडेड फैमिली वाले भी, कि आपका लड़का क्या करे उसको समझाओ। फादर क्या बोल रहे थे? नागपुरी भाषा में बोल रहा था पोट्टा पागल हो गया। नागपुरी मतलब वो बोल रहे थे कि मेरे पापा तो अभी भी बोलते हैं तू काय को आया है यहाँ पे नागपुर। पापा पापा होते हैं। निकाल लेते थे घर पे। हाँ ऐसा था कि उस वजह से, लेकिन उस पीरियड में करा कि यार करना है, फिर दोस्तों के साथ डिसाइड करा। दोस्तों ने स्टार्टिंग में मजाक में लिया, लेकिन मैं उनको ही बुला था तो टेस्टिंग के चाय लिए। चाय किसको पिलाया जाता था? सबसे ज़्यादा चाय, मतलब मैं जिनको नहीं जानता था उनको भी मैंने चाय पिलाई। मतलब रूम में मैंने वेट स्केल बुलाई थी पहली बार, मैं गिन के डालता था। अच्छा शक्कर इतनी ग्राम डालनी है, चाय पत्ती इतनी ग्राम डालनी है, टाइमर वॉक क्लॉक ली थी और छोटे गैस पर बनाता था। रूममेट्स जितने थे पुणे में, मेरे पुणे के रूममेट्स का हमारा 12वें फ्लोर पर फ्लैट था, तो चाय पार्टी हफ्ते में 3 बार तो मिनिमम होती थी मेरे तरफ से स्पॉन्सर्ड। चाय आते वक्त ऑफिस छूटा तो 1 लीटर दूध लेके आऊँगा, 1 लीटर दूध के टाइमर के साथ चाय बनेंगी। कभी ऑफिस के कलीग कुछ दोस्त लोग चाय खारी और पोहा हर हफ्ते में 2 से 3 बार तो मिनिमम होती थी। मैंने कम से कम बहुत 50 से 60 अलग-अलग लोगों को पुणे में चाय पिलाया। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि चाय की मतलब जो प्रोसेस मेरी चल रही थी कि एलओसी ओपन करना है, पैरेलली उधर चाय की मेरी रेसिपीज़ भी बन रही थी, कि ऐसा नहीं कि बस खोलना है मैं दुकान ओपन कर दूंगा उसके बाद मैं चाय बनाऊंगा कि कैसे बनती है नहीं बनती है। मेरा प्रोडक्ट रेडी था। सब गिन गिन के चाय बनाया है। फिर नागपुर में जब आया, नागपुर में उस पीरियड में जब एलओसी ओपन होने वाला था, शादी मेरे मामा की लड़की की शादी, तो शादी में भी चाय बनाई मैंने। शादी में जितने भी रिलेटिव थे सब लोगों को, सब लोग मेरे को चाय वाला करके पुकारते थे। लेकिन उस पीरियड में वो सार्केस्टिक वे से चिढ़ाते थे कि चाय बनाएगा चाय बनाएगा चाय बनाएगा। उनको नहीं पता था कि इतना ट्वेल्व बड़ा वेंचर ट्वेल्व हो टॉपर जाएगा। चाय और उस पीरियड बनाएगा। मुझे कुछ नहीं लगता था, मुझे लगता है मैंने तो डिसाइड करा मेरे को चाय बनाई तो चाय बनाऊंगा, मैं हुई चाय वाला। तो उस पीरियड में मैं लिटरली चाय बनाता था। अभी तो मैंने 1 या 2 साल हो गया, ऐसा नहीं कि कभी कभी चाय बनाता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग वाले पीरियड में स्टार्टिंग के 2-3 मैंने बहुत रेगुलरली चाय बनाई, मैंने खुद नहीं बनाई। अभी आप चाय नहीं बनाते? अभी तो बहुत ज़्यादा स्टाफ में बनाने भी जाओ तो स्टाफ बनाने नहीं, सर नहीं आप मत बनाओ, मैं ही कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी इंटरेस्ट रहा, अगर रश रहा कैफ़े में बहुत ज़्यादा, तो अभी भी कर लेता हूँ मैं। आदमी बनने के बाद ऐसी होता है ना। हाँ क्योंकि विष्णु जी के साथ भी हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने भी बताया था कि अभी स्टाफ हाथ नहीं लगाने देता है। हाँ, लेकिन लेकिन चाय स्टाफ को लगता है कि नहीं कैसे कर, लेकिन सारी चीज़ें पता है कि मैं अभी भी जाके टेस्ट करता हूँ वो चीज़ वैसे हो रही है नहीं रही, क्योंकि एक एक मेनू एलओसी का हमने सेट आउट करा हुआ है। तो उस पीरियड में फिर जो एलओसी का आपको पता है कि डिसाइड हुआ कि करना है, पहले हाँ। मैं किसी और पर्सन के साथ करने वाला था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर शायद बोल दिया कि नहीं करना है। और मैं जिस दिन रेजिग्नेशन डालने वाला था उसके एग्जैक्ट 1 दिन पहले मुझे पता चला कि वो नहीं बोल रहा, और मैं रेजिग्नेशन लेटर डालने वाला था। अच्छा, हाँ, रेजिग्नेशन डालने वाले वाला थे। लेटर वगैरह सब टाइप था। ऐसा था कि संडे था और मंडे को मैं डालने वाला था। मैं पुलो देशपांडे गार्डन के पुणे में घूम रहा था मेरी फैमिली के साथ, हाँ। जो आई थी उनका फोटोशूट चल रहा था, प्री वेडिंग शूट, जिसके शादी में मैंने चाय पिलाई थी उसकी ये चल रहा था कि प्री वेडिंग शूट कर रहा था। आउट ऑफ सडन वो पर्सन का मुझे फोन आता है कि यार अपन, मतलब मैंने 2-3 बार नागपुर जाके वो डिसाइड करा था अपन ऐसे करते, प्लेस भी डिसाइड यहाँ पे करना है, सब सेट था। मैं सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर डालना था, नागपुर में जाना था। घर वाले मान गए थे रेजिग्नेशन देने के हाँ, पहले? घर वाले का ऐसा था कि अभी तूने डिसाइड कर लिया तो जो करना है वो कर। घर वालों को मतलब कन्विंस इस वजह से करा था मैंने, सब लोगों को पुणे बुलाया था कि आओ, मतलब मेरा डिसीजन मैंने उनको फोन पर नहीं बताया, उनको पुणे बुलाया था। अच्छा, जाल बिछाया था। जाल बिछा, उनको बोला कि चलो घुमाते हैं आपको। उनको देहू, अड़ौंदी, सिंहगढ़, पूरा पुणे वगैरह घुमाया। और उसके बाद उनको फिर वहाँ का कल्चर दिखाया कि यार देखो क्या, वो खुद देख के शौक थे कि जब उन्होंने पहली बार वो बड़े बड़े अमृत तुल्य में गए, ये सच में चाय की दुकान है ऐसी, तब उनको पता ही नहीं। हाँ चाय की दुकान है, 1 बार 2 बार 3 बार उनको चाय की टेस्ट भी पसंद आई, लोग पसंद आया, क्लीनिंगनेस पसंद आया, ये अच्छा है। उन्होंने खुद से मुझसे बोला अपने शहर में रहेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने बोला मैं वही सोच रहा हूँ कि अपने शहर में अपन हम उसे ही खोल लेते हैं। करने का मैं सोच रहा हूँ। तब उनकी आंखें ये हुई, जब दूसरा कोई करता है तो घर वालों को अच्छा लगता है, जब अपना घर का बोलते हैं कि मुझे करना है। वो मराठी में देवर- मन है ना कि हाँ. शिवाजी असावा तर बाजूच्या हाँ, ऐसी बात है. तर ते होतं. पण मग नंतर घरच्यांचं होतं की यार तुझ्या लाईफचे सर्व डिसिजन तूच घेतले आहेत,
आगे आता कभी तू तुम्ही डिसाईड केलं तर तू कर. मी घरच्यांना म्हटलं बाकी फॅमिलीसोबत कोणीच डिस्कस करा नको, ज्यांना जे बोलायचं ते बोलू द्या. कोणी काही म्हटलं तर माझा नंबर द्या, मी बोलेन. तो मैं बात कर तुम्हाला लूंगा जो मैं है बात कर वो. लूँगा, तुम टेंशन मत लो. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कोई नहीं बोलता था, कि मुझे बोलने से डरते थे क्योंकि मैं जवाब दूंगा. तो उनके बोलते थे. तो उन्होंने बोल दिया कि जो जिनके साथ करने वाला था कि नहीं, और मैं रेजिग्नेशन लेटर डालने वाला था. मैं आज भी वो मोमेंट मेरे को हमेशा से, मैंने व्हाइट कलर की जनरली मेरे को मेरे कपड़े याद नहीं रहते कि मैंने क्या पहने. मेरे को अभी भी याद है, उस पीरियड में मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट था, मोबाइल था, और मैं लिटरली ब्लैंक था उस पीरियड में. यार मैं करूँ तो करूँ क्या. मतलब मैं उस पीरियड में अगर मैं वो रेजिग्नेशन लेटर नहीं डालता तो शायद मैं आज यहाँ पे आपके साथ बैठा भी नहीं होता. तो तुरंत मैंने मेरे जो अभी पार्टनर है जीजू, उनको कॉल करा. जीजू बोला मैं जिनके साथ करने वाला था वो तो उन्होंने समय पर बैकआउट कर दिया. वो जीजू भी मेरे प्लान में साथ ये थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर तू किसी दूसरे के साथ कर रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है. तो उनको बोला कि आप मेरे साथ आना चाहोगे क्या. वो बोले कि ठीक है, तूने डिसाइड करा है तो सही होगा. तो दैट ट्रस्ट दे हैव इन मी. मतलब अभी हम दोनों में उतना ट्रस्ट है कि हम कभी, वो मुझे नहीं पूछते या मैं उनको नहीं पूछता कि ये कैसा हुआ क्या हो, इतना हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है. तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा. तो बस हो गया. मैंने नेक्स्ट डे को रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया. दैट वाज लाइक अ हार्डेस्ट मोमेंट फॉर मेरे हार्ट बीट आज तक. मतलब ऐसा है ना कि दो कभी कभी बहुत कम मोमेंट होते हैं जब तुम्हारा हार्ट बीट स्ट्रांग होता है, कि कोई बड़ी एग्ज़ाम है या ये है. तो जितना एग्ज़ाम के दिन भी हार्ट बीट फास्ट नहीं होता है ना, उतना हार्ट बीट फास्ट जिस दिन मैं रेजिग्नेशन लेटर डालने वाला था वो डाला. और मैंने मेल ड्राफ्ट करा सीधा जनरल मैनेजर ये और एचआर को. विद इन 5 मिनट मेरे को जीएम का फ़ोन आया वहाँ पे, और उन्होंने बुलाया कैबिन में. तो जॉब छोड़ रहा है. मैंने बोला हाँ सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा, हमारा जिस कंपनी में था ना, तो वी आर लाइक फर्स्ट जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रहता है. मतलब उसके पहले ना वहाँ पे सब लोग ना वर्क बेसिस पर आते थे, एक्सपीरियंस. सब लोग हमसे ना 10-10 15-15 साल बड़े थे. हम ही ऐसे थे कि एज अ फ्रेशर आए थे जो सीधा कॉलेज से पास आउट होके. तो स्टार्टिंग के 6 महीने में तो उन्होंने हमारी पूरी रैगिंग दी थी. रैगिंग इन द सेंस, चल ये कौन से नए बच्चे आ गए स्कूल के, ये हमें 15 साल से हम एक्सपीरियंस है, सीनियर इंजीनियर हमें सिखाएंगे. तो स्टार्टिंग में बहुत लिया, हमें बोलते थे ये पागल लोग हैं, कुछ भी करते हैं, कॉलेज से पढ़ के आए और यहाँ पे सच में साइड निकालेंगे. लेकिन ओवर द 2.5 साल पीरियड जब हम वहाँ पे रहे, तो पूरा वहाँ का सिस्टम ही चेंज हो गया था. मतलब मैं सीनियर इंजीनियर से, मतलब जो 5-5 10-10 साल के एक्सपीरियंस के लोग हैं, उनके लेवल का काम मैं 1 साल में पूरा सीख गया था. राइट. सो बहुत अच्छा वहाँ पे होल्ड था वर्क का. तो जैसे ही मैं गया कैबिन में, सर बोलते जॉब छोड़ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये छोड़ रहा हूँ. और मेरा ऐसा था कि उस पीरियड में आफ्टर 2 या 2.5 साल तुम्हें प्रमोशन वगैरह भी मिलता है. उनका ऐसा था कि यार तू रुक जा, तो जॉब छोड़ के मत जा. अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कहीं प्रमोशन चाहिए, कुछ सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, एचआर से बात करनी है, जनरल मैनेजर, मैं कर लूँगा, मैं तुझे दे दूंगा. लेकिन उस पीरियड में अगर मैं बोलता कि नहीं यार सच इंक्रीमेंट अभी, मतलब तुम जब कोई इंक्रीमेंट चीज़ मिल रहा है, अच्छी करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पीछे पीछे खींचती है. खींचती है मतलब वो उनके पर्सपेक्टिव से चाह रहे थे कि मेरे यहाँ कोई अच्छा इंप्लॉय छोड़ के ना जाए. लेकिन मैंने बोला कि सर नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया. फिर बोले कि ठीक है कौन सी कंपनी में जा रहा है. मैंने बोला सर कंपनी में नहीं जा रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस डाल रहा हूँ, मैं चाय की दुकान डाल रहा हूँ. ऐसे मुंह की तरफ देख रहे, कुछ भी झूठ मत बोल रहे. तो तेरे को जाना है तो जा, मत बता. बोले कहाँ पे कंपनी पर जाना है. मैंने बोला सही जा रहा हूँ. उन्होंने बिलीव ही नहीं करा और मैं चला गया. और 1 या 2 महीने का नोटिस पीरियड जब सर्व हुआ, उसके बाद जब मैंने फेयरवेल स्पीच दी, तब मैंने बताया कि मैं सच में, अभी तो इंसान झूठ नहीं बोलेगा ना, अभी तो 2.5 साल हो गए, फेयरवेल स्पीच में कौन झूठ बोलेगा. मैंने बोला कि ऐसा है कि ये मैं चाय का कैफ़े खोलने नागपुर जा रहा हूँ. सब लोग लाइक यार शौक थे यार, सच में बंदे में कुछ ना कुछ गट से, जाएगा तो डूब के आएगा, नहीं तो बनेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे फिर डूब के. बढ़ के आएगा. और वो डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे पीरियड में देखा, मतलब जो भी सीनियर्स थे ना, वो भी हमें गाइड करते कि यार शुभम, हमने जो लाइफ में गलती करी है ना, वो तुम मत करना. मतलब वो 10-15 साल रह चुके थे उस पीरियड में, हम भी यंग थे, हमारे पास भी चांस था कि हमारा कुछ कर सकते, लेकिन हमने नहीं करा. और एक बार फिर फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, तो वो पर्सन नहीं करता है. मुझे हर जो सीनियर बोलता था ना, यार तुम यंग हो, तुम्हारे में एनर्जी, अच्छे कॉलेज से आए हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, तुम, हमने जो गलती करी है प्लीज़ तुम मत करो. मुझे हर दो ही दूसरा तीसरा सीनियर वही बोलता था. तो शायद उनके कारण भी मैंने वो डिसाइड करा कि यार नहीं, सच में सब लोग बोलते, मैंने बोला कि एटलीस्ट, और मैं जनरली क्या, मैंने, मेरे पास 2.5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस था. मैं लोगों को आज भी सजेस्ट करता हूँ कि यार तुम डायरेक्टली कॉलेज पास आउट होने के बाद बिजनेस में जंप ना ही करो तो अच्छा है. बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं कि मार्केट वर्केट कैसा होता है, पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है. जब तुम खुद की कमाई से कमाते हो तो उस पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है. मैं उस पीरियड में 2.5 साल जॉब में था, तो मेरे पास, मैं एक ही चीज बोल रहा था, मेरे को फियर जीरो था, क्योंकि मैं कहता था कि मैं आइदर आई विल विन और आई विल लूज, ये दो ही ऑप्शन, इन मिडल में तो कहीं नहीं रहूंगा. तो
वाई नॉट टेक अ रिस्क? अगर मैं फेल हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं एक साल खुद को, मतलब अपन सारी पूरी लाइफ जीते उसमें, तो एक साल अपने खुद के लिए नहीं दे सकते क्या? मैंने बोला कि एक साल मैं देता हूँ, मैंने एक साल का ही पीरियड डिसाइड करा था, एक साल मैं बिजनेस को दूंगा। एक साल के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, मैं उस फील्ड में सक्सेड नहीं हो रहा हूँ, मैं फिर से वापस जॉब में आ जाऊंगा, उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं, मैंने एटलीस्ट मेरे को सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने ट्राई करा। और वापस आऊँगा तो मेरे पास 2.5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस रहेगा, 1 साल की कोई भी गैप दिखा तो मैं फिर से जॉब कंटिन्यू कर सकता था। ऐसा नहीं कि मेरी दुनिया हिल जाती थी। और 1 साल में जितने अपन पार्टीज़ में या इसमें पैसे उड़ाते हैं, उतने तुम सेव करो, मतलब 1 साल का तुम्हें कंप्लीटली सेव आउट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो उसी मॉडल से मैं गया और मैंने बोला कि यार चलो अभी चलो स्टार्ट किया अच्छे जाए। से चल गया। मतलब स्टार्टिंग से हमारा विजन क्लियर था कि ऐसा नहीं कि यार एक कैफ़े पर रुकना है। मेरा विजन था कि 1 साल के अंदर मिनिमम 2 या 3 आउटलेट करने हैं, और हमारे 1 साल के अंदर 5 आउटलेट हो गए थे। तो आई वाज़ लाइक यार हैप्पी। जो किया वो सही किया। जो किया वो सही किया, बहुत अच्छा लगा था तो उस पीरियड में। चाय का जो रेसिपी एलओसी का, हाँ, वो आपका खुद का है? खुद का है। अच्छा, वो किसी यहाँ किसी के पास से नहीं, लिया हुआ किसी के नहीं है? पास से नहीं लिया हुआ, खुद ने अलग-अलग इटरेशन ट्राई करे। मैंने चाय की रेसिपी स्टार्टिंग में बनाई अलग थी, लेकिन जब मैं नागपुर में स्टार्टिंग में जब एलओसी चालू हुआ था, बहुत कम लोगों को पता है, एलओसी में सिर्फ 2 ही चाय थी, एक मसाला चाय थी और एक इलायची चाय थी। अदरक चाय एलओसी में नहीं थी, जो एलओसी का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अभी। आज के डेट में? हां, 2 या 3 महिने हो गए. नागपूर के टेस्ट भाऊ थोडं अजून असं झणकेदार गरम राहिला चाहिए। ना, हाँ, मजा तो येऊन जाए. तर्री तर्री तरी चाहिए जैसे हमें। तरी पोहे का ना, लोगों को हाँ, स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो स्ट्रॉन्ग भैया चाहिए। आपका मसाला है ना, मसाला लगता है लेकिन वो गले को नहीं लगता है. तो उसके बाद हमने सोचा कि यार चलो अदरक हम पहले ना 40 ग्राम अदरक डालते थे, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 110 ग्राम अदरक पर आ गए. हमें पता चला कि यार नहीं, नागपुर के लोगों को स्ट्रॉन्ग चाहिए. फिर हमने वो मसाला चाय स्किप आउट करके अदरक चाय लाया. मसाला चाय कैसा था ना, वो अमृत तुल्य टाइप काइंड ऑफ टेस्ट था. अदरक चाय मतलब एलओसी का ही कंप्लीटली यूनिक है. नागपुर में सिर्फ मुझे लगता है कि एक लक्ष्मी नगर में एक जो पुराना चाय वाला था, वो कूट कूट के अदरक डालता था, और हम किस ग्राइंड करके डालते हैं. आज भी हमारे यहाँ एक एक आउटलेट में 150 200 लीटर की चाय बनती है, 2 लीटर की चाय की बैच बनती है. और आज भी हमारे यहाँ अदरक किस के ही डालते हैं, उसको ये करके नहीं डालते, क्योंकि स्मैश करके डालेंगे तो हमारे चाय का टेस्ट ही नहीं आएगा जो अदरक का आता है. हमारे लड़के उनको ग्लव्स देने पड़ते हैं, उनके नहीं तो हाथ छिल जाते हैं, इतने दिन भर अदरक घिसते रहते हैं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मिक्सर में डाल के अदरक को ग्राइंड कर लेते हैं, तो उससे ना उसका टेस्ट चेंज होता है. मतलब जनरली रेसिपी एज सच रेसिपी रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें सिंपल रहती है. बस तुम उसे बनाते कैसे हो ना, वो इम्पोर्टेंट रहता है. अगर तुम अदरक को वही ग्राइंड करके डालोगे या कूट के डालोगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा. तो हम अभी भी ट्रेडिशनल वे से जो बोलते हैं ना, 2-2 लीटर की हमारे पे चाय बनती है. और जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ, जो चाय मैं 5 साल, अभी तो 6 साल हो जाएंगे, 5 साल नहीं, ऑलमोस्ट 9 जनवरी को अभी 6 साल हो रहे हैं. जो चाय 6 साल पहले हम बेचते थे, आज भी वही टेस्ट हमारा मेंटेन है. और लोगों के हिसाब से हमने बहुत सारे मेनूज उसमें फिर ऐड ऑन करे, फिर मैगी ऐड करी, वड़ा पाव ऐड करा. और एलओसी का भी अच्छा खासा मेनू है. और नागपुर के सबसे ज़्यादा, नागपुर के मतलब जितना भी एलओसी फेमस हुआ है, नागपुर के लोगों के कारण हुआ. और स्टार्टिंग में इनिशियल फैक्टर में जो एलओसी फेमस हुआ ना, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द चाय. मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एलओसी को जो पॉपुलैरिटी या ब्रांडिंग मिली ना, वो चाय के कारण नहीं मिली. हमने स्टार्टिंग से हम टैगलाइन कहते थे कि वी आर नॉट जस्ट सेलिंग अ चाय, वी आर सेलिंग एन आइडिया. दैट वाज आवर इनिशिएटिव. तो हमारे यहाँ ना, मैंने अभी भी सिर्फ मानेवाड़ा वाले ब्रांच में, अदर फ्रेंचाइजी आउटलेट में नहीं है, वहाँ पे अवर अडूसी और ओडिसी करके लगा हुआ है, कि मेरी जर्नी की कैसे थी. और एक मराठी में लिखा था, जेव्हा मी ठरवलं तेव्हा. आणि त्यात मराठीमध्ये लिहिलं होतं की हाऊ आय वॉज अ इंजिनियर, विजेटियर टॉपर था. उसके बाद मैंने जॉब करा, वेल पेइंग जॉब छोड़ के, वाई नॉट डू समथिंग जो तुम्हें खुद का लगता है और खुद का डिसाइड करा. और आज मैंने जॉब करा, और आप लोग नागपुर के हमें प्रेम दो. और वो लोकमत के में, ऑक्सीजन में, वो तब आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ था. उसके बाद बहुत सारे लोग दूर दूर से आने लगे थे. तब मानेवाड़ा एक ही स्टोर्स था. लोग आते थे, यार ये देखो. और उस पीरियड में मैं ही चाय बनाता था. लोगों को और अट्रैक्शन, ये देख यही वो इंजीनियर है नागपुर का टॉपर, ये देख वहाँ पे चाय बना रहा है. लोग दिखाने आते थे. वैसे जाती है, देखो यही लड़का है जिसका वो फोटो आया था, ये देखिए हाँ। इनकी स्टोरी है. स्टोरी पढ़ते थे, स्टोरी डालते थे. और अपने बच्चों को, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत इंजीनियरिंग पास आउट, छोटे बच्चे, देखो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या लेवल पर वो लेके गए हैं. तो जब पहला स्टोर खुला मानेवाड़ा का हाँ, तो फादर आए थे? फादर भी आए थे. मतलब जो सभी लोग आए थे पहले स्टोर जो ओपन हुआ. और एलओसी जब पहला स्टोर हमारा ओपन हुआ, मुझे लगता है सिर्फ 3.5 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था हमारा पहला स्टोर. उस पीरियड में पैसे ही नहीं थे. 1 लाख मेरी सेविंग थी, 1 लाख पापा से लिए, 1 लाख मेरे पार्टनर ने, 3 3.5. फिर धीरे 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 वो चीज़ें ऐड ऑन करते गए. तो वो जो फादर क्या बोलते बोलते हैं, थे जब चाय फाद- तुम बनाते थे तो बोलते होंगे कि क्या? स्टार्टिंग पे 6 महीने तक तो बहुत गालियाँ खाता था, क्योंकि मैं घर पे नहीं जाता था. मेरी हालत, मैं पतला था और पतला हो गया था.
मैं दोपहर को नींद नहीं होती थी, सुबह गया तो सीधा रात को आ जाता था। तो वो वही बोलते थे कि अच्छा खासा जॉब छोड़ के यहाँ पे किस लिए आ गया? उस पीरियड में भी उनका वही था। आज इतने स्टोर हो गए, आज अगर वो पहला दिन याद आता है तो सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? पहला दिन जब याद आता है तो पहला दिन का यार वो मोमेंट ही कुछ अलग था। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। मतलब आज बहुत सारे एलओसी के इनॉग्रेशंस होते हैं, लेकिन वो जो फ़ील उस पीरियड में हुआ ना, वो आज तक मुझे कभी हुआ ही नहीं। मतलब जो लोग देखने आते थे, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था ना, जब हमने ओपन करा, मुझे आज भी पहला दिन याद है, जब पहला कस्टमर आया था, रात को हमने 12 साढ़े 12 बजे तक इनॉग्रेशन चला। दूसरे दिन हमने बोला कि पहला दिन है, जो डिसाइड करा है 5 बजे खोलेंगे ना, 5 बजे ही खोलेंगे। ऐसा नहीं कि बस अभी हो गया, मैं थक गया, अभी डिसाइड करा तो करना। एक भी दिन, जिस दिन से, मतलब बहुत सारे लोग ना धंधे में आते हैं, कुछ पीरियड बाद अच्छा अच्छी के घर में प्रोग्राम में बंद कर देता हूँ। एलओसी आज तक की हिस्ट्री में नागपुर में सिर्फ होली और पोला जो पाड़वा रहता है, वो साल में सिर्फ 2 दिन बंद रहता है। उसके अलावा 365 डेज इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, घर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एलओसी चालू रहेगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरे जो पार्टनर है, मतलब जो बोले ना, उनकी फर्स्ट बेबी थी, मतलब मेरी दीदी, मेरी जीजी हुई है, उनके बेटे के हाथ से हमने रिबन कटिंग करा था एलओसी का। वो छोटी थी, मतलब उसका 25 दिसंबर को बर्थ हुआ, 9 जनवरी को हमने उसके हाथ से रिबन कटिंग करी थी। ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीज़न उसकी मार्च वाले पीरियड में ना, उसको बाय बर्थ कुछ तो भी लिवर में इशू था, तो उसकी डेथ हो गई थी। राइट, दैट वाज लाइक अ बहुत बड़ा मोमेंट था यार, किसी फैमिली के पर्सन में डेथ हो आपकी तो जाती है। बहन की हमारा एलओसी सिर्फ एक ही दिन बंद था, क्योंकि वी वर लाइक प्योरली स्ट्रॉन्ग कि उस पीरियड में हमने घर में दिए, लेकिन बाकी जब स्टाफ है मेरे पीछे 10 लोगों का स्टाफ, मेरे को 10 लोगों की सैलरी देनी है, और वो मार्च महीने यानी समर था, जस्ट एलओसी स्टार्ट हुआ था, विंटर्स के पैसे थे, ये थे वो थे। तो उस पीरियड मेरी खुद की जब शादी थी हुई, एलओसी बंद नहीं था, सिर्फ शादी के एक दिन हमने बंद रखा था। वी आर लाइक ब्रांड है तो ब्रांड की तरह, क्योंकि मैंने बचपन से देखा था, तो मैकडोनल्ड्स का कभी आउटलेट मैंने बंद होते हुए नहीं देखा, मैंने डोमिनोज का आउटलेट कभी बंद होते हुए नहीं देखा, सीसीडी का आउटलेट कोई दिन बंद नहीं रहता है। अगर तुम ब्रांड के साथ चालू कर रहे हो तो वो एज अ इट शुड बी वर्किंग एज अ ब्रांड फ्रॉम द डे वन ओनली। तो हमने स्टार्टिंग से वही रखा था कि यार कुछ भी हो जाए एलओसी बंद नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में स्टाफ नहीं रहता था, एक भी कभी स्टाफ नहीं, घर से दीदी को लेके जाता था, चलो जीजू रहते थे, मैं रहता, हम चाय बनाएंगे। फिर धीरे धीरे स्टाफ की, स्टार्टिंग में स्टाफ ही नहीं था। जब पहला दिन डे वन का इनॉग्रेशन था, 5 लोग आने वाले थे, उसमें से 3 लोग गायब हो गए, 2 लोग बचे। और इनॉग्रेशन के दिन 2 दिन थे, और दूसरे दिन आने के लिए वो लड़की भी चली गई, एक लड़की थी सिर्फ, एक लड़की, मेरी बहन, जीजू और मैं, 4 लोगों ने हमने ओपन करा। वो लड़का कप वगैरह वॉश कर रहा था, मैं चाय बना रहा था, अदरक पीस रहा था, बीच में वो चाय मैंने कप भी धोया वहाँ पे। और फिर 5:30 बजे जाके हम बाहर खड़े थे। और स्टार्टिंग में ना हमने एलओसी का सिर्फ एलओसी लोगो था, एलओसी के नीचे लाइफ ऑफ चाय भी नहीं लिखा हुआ था। हमने लाइफ ऑफ चाय तो हमने बाद में लिखा, पहले एलओसी का जो लोगो था ना, 1 साल तक सिर्फ एलओसी करके था। ये तो नाम कहाँ से आया? एलओसी, लाइफ ऑफ चाय, ये कैसे याद एलओसी आया? लाइफ ऑफ चाय, मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में कैसा था ना, हमने, मतलब मैं पर्सनली, मैं पुणे और मुंबई में रहा था, तो मैं फॉन्ड ऑफ मराठी था, तो मैंने बहुत सारे मराठी के नाम रखे थे, चहा आणि बरंच काही, असे भरपूर सारे नाव शोधले ती, जे मराठीला असेंबल होते. नंतर इकडे नागपूरला आलो, आपलं आउटलेटचं आर्किटेक्ट्स वगैरे केलं, डिझायनिंग वगैरे सुरू झाली. आमचा जो डिझायनर होता पियुष बेसे म्हणून, त्यांनी केलं होतं. म्हणजे तो पण त्याचा पण पहिला की दुसराच प्रोजेक्ट होता इंटेरियरमधला. तर आम्ही असंच बसलो, इंटेरियर वगैरे सर्व झालं व्यवस्थित. हिंदी, हिंदी। हाँ, हमारा इंटीरियर वगैरह पूरा हो गया था। हमारा नाम ही डिसाइडेड नहीं था। जनरली एक्चुअली नाम पहले डिसाइड करते लोग, उसके बाद बाकी चलो। हमारा उल्टा था, पूरा इंटीरियर रेडी था, 9 जनवरी को इनॉग्रेशन था, और ऑलमोस्ट पकड़ लो कि 20 या 22 दिसंबर तक नाम ही रेडी नहीं था कि नाम रखना क्या है। जब फिर आया, फिर मेरे को डिज़ाइनर ने बताया, यार तू जो साइकोलॉजी लेके आ रहा है कि यार चाहानी बरस गई, ये कहीं जो है मराठी है, लेकिन तू जिस शहर में खोलने का चाह रहा है ना, तो उस शहर के साइकोलॉजी के हिसाब से शोध। यहाँ तो नागपुर में ना मराठी लोग नहीं प्रिफर्ड करते, अगर ओपन करेगा ना हिंदी मराठी तो, मिक्स है। हाँ हिंदी मराठी मिक्स है, तो तू वो नाम मत ही रख। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, वो नहीं रखते, फिर दूसरा कुछ अपन सोचते। फिर उसके बाद हमने सोचा कि, मतलब हमारी स्टार्टिंग से थिंकिंग ऐसा था कि उसे ब्रांड बनाना है। तो उसने बोला कि यार तूने कोई बड़े ब्रांड्स ऑब्जर्व करे हैं क्या? सीसीडी, कैफे कॉफी डे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जितने भी कोई स्टारबक्स, जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उसका सिर्फ एक वर्ड का नाम रहता है, क्योंकि वो नाम में रहता है। तो जस्ट इमेजिन कर, बोले कि तू टुकड़ोजी स्क्वायर पर, और किसी को बोलता है कहाँ पे, अरे कुछ नहीं, मैं चाहान बरच कहीं पे चाय पी रहा हूँ, तो चाहान बरच कहीं पे आके मेरे को मिल जा, तेरे को बोलने को अच्छा लगेगा क्या? उस नहीं, माइंड से मैंने बोला, यार नहीं यार, ये तो तू सही बोल रहा है। अपन सिंगल वर्ड का शोधते, सिंगल वर्ड कोई तो भी ढूंढते हैं। तो बहुत सारे हमने नाम ढूंढे, उसके बीच में उसने ऐसे रैंडमली बोल दिया कि एक काम कर ले, तो लाइफ ऑफ चाय से लव ऑफ चाय रख दे। बोले लव ऑफ चाय अच्छा है, बोले एलओसी लव ऑफ चाय। और ऐसा ही आ गया। फिर लव ऑफ चाय को मॉडिफाइड करके, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं था, लाइफ ऑफ चाय, और एलओसी वो नाम डिसाइड हो, वो भी ऐसे रैंडमली
कहीं पे हम मिले थे कट्टे पर, वहाँ पे वो बैठे थे, एक जीजू मैं और वो तीनों डिसाइड करा कि नहीं हो गया, तुरंत जाके, ऐसे नहीं कि उसको फाइनल करा, मैंने आईपीओ सर्च पर जाके, आईपीओ जो सॉरी ट्रेडमार्क्स के लिए ना एक साइड है गवर्नमेंट की, कि वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है क्या, वो सर्च करा, नहीं था। मैंने बोला नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कि मैंने ले लिया फिर उसको मैं, एक बार तुम्हारा ब्रांड का लोगो बन गया तो बन गया, उसे तुम इजीली चेंज नहीं कर सकते हो कुछ। तो हमने नाम रखा और 9 जनवरी को मेरा इनॉग्रेशन हो गया, 5 ही दिनों में एलओसी को ओपन हुए, 5 या 10 दिन, पता भी नहीं था कि एलओसी इतना बड़ा ब्रांड बनेगा। मेरे जो बोला कि अपन इसको ट्रेडमार्क के लिए डाल देते हैं, 10 दिन के अंदर हमने उसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया था, और 12 फरवरी को ट्रेडमार्क वो फाइल हो गया था। उसको वो लंबी प्रोसेस रहती है, इट टेक्स 6 मंथ फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, वो पहले लेते हैं, फिर वो पब्लिश करते हैं कि तुम्हारे नाम पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लेता है। 6 महीने बाद फिर हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क उसका मिला, तभी प्रॉपर ऑफिशियल ट्रेडमार्क हमारे पास ही, उसका नाम एलओसी नाम से किसी का भी नहीं है, तो तब जाके वो एलओसी बना। एलओसी बना। तो एलओसी भी चाय के कट्टे पे ही बना, चाय के कट्टे पर ही बना है है ना? कि एलओसी का नाम डिसाइड करते हुए कि ऐसा है। बार बार चाय बार बार चाय वहाँ पे भी चाय हमने जब चाय। इंटीरियर चल रहा था तब वहाँ पे भी मैं चाय बना के लाता था, वहाँ पे एरियाज के लोगों को देता था, मतलब पूरा कैलकुलेटर रखा था। हाँ। मतलब डे 1 से लेके डे 1 के एक्सपेंसेस कितने जाएंगे, अगर पहले दिन कितने का मतलब सेल होना चाहिए महीने भर, तब जाके मेरे को जेब से पैसे नहीं डालने हैं, वो तक चीज़ें कैलकुलेटेड था। इसलिए पढ़ाई मैं वाला सब आदमी लोग, है इसलिए सब कैलकुलेटेड रखा था, है हाँ ना? हाँ, मतलब वो बोलते कि यार सिविल इंजीनियरिंग करके तूने क्या कर दिया। हाँ। मैं आज तक, अभी मैं नहीं करता हूँ जनरली, अभी तो सेपरेट हर चीज़ों के लिए टीम है। स्टार्टिंग की जब 10 से 15 आउटलेट एलओसी की हुए थे, हर एलओसी का आउटलेट एग्जीक्यूट मैं करता था, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर था, मैंने चीज़ें देखी हुई थी। अगर मैं सिविल इंजीनियर था तो मेरे एजुकेशन काम में लिटरली आता नहीं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मेरे इंटरव्यूज़ भी हुए थे कि आपको चाय का इस दुकान ओपन करना था, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों करा या एजुकेशन क्यों लिया, आपने क्यों इंजीनियरिंग की सीट बर्बाद कर दी या वेस्ट कर दी। तो उन लोगों के लिए मेरा पर्टिकुलर हमेशा यही बोलता था कि यू कैन लिटरली डिफरेंशिएट बिटवीन अ एजुकेटेड पर्सन एंड नॉन एजुकेटेड पर्सन। और तुम किसी नॉन एजुकेटेड पर्सन के साथ बात कर रहे हो या जिसने टेक्निकल नॉलेज, नॉन एजुकेटेड पर्सन इन द सेंस ऐसे नहीं बोल रहा कि उसने इंजीनियरिंग ही करी होनी चाहिए, मैं बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। 11वीं 12वीं हो गया और उसके बाद का पीरियड हो गया, कोई भी उसको बेसिक एजुकेशन तो भी आना चाहिए, तभी जाके वो लाइफ के डिसीजंस ले सकता है। तो मैं उनको वही बताता कि यार तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, और मेरा जो एजुकेशन ऐसा नहीं कि उसी फील्ड में काम आना चाहिए। और तुम तो ऐसा देखने जाओ, तुम बोलोगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब लोग आईटी में ही आईटी है। में जाकर बैठे हैं। 90% वो क्या इंजीनियरिंग का सच में यूज़ कर रहे हैं, न- वो तो उनकी 0 डिग्री वेस्ट। मेरा तो भी काम में आ रहा, मैं मेरे आउटलेट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम तो आईटी में काम कर रहे हो। ऐसा मत बोलो यार। हाँ मैं नहीं, भी मैकेनिकल करके नहीं बैठा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं उन लोगों के लिए बताना रहा था कि ये है, ऐसा नहीं कि उनका एजुकेशन वेस्ट है। तुम्हें एजुकेशन से एक, एजुकेशन से ऐसा हो जाता है कि भले ही तुम कोई भी फील्ड में एजुकेशन करो, तुम जॉब, क्योंकि हर पर्सन के लिए उसका पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। और मैं लकीली विजेटिया कॉलेज में था, इसलिए मेरे जो सिविल और मैकेनिकल में होके सिविल या मैकेनिकल में जॉब मिला। जनरली अगर कोई अदर कॉलेजेस से करता है उसको जॉब नहीं मिलता, उसकी उसकी गलती नहीं, वो इंडस्ट्री की गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने गलत करा, मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि एजुकेशन का ऐसा नहीं है कि वो करा तो वो वेस्ट जाता है। एजुकेशन कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं काम में आने हर वाला जगह है। पे इजीली काम में आता है, तो अभी और उसके बिना आप कैलकुलेट नहीं कर नहीं, सकते हो। बहुत लोग सीधा ऐसे करते हैं, मेरे को पानी में डुबकी मार देनी है, मार दे वापस, 3 महीने भैया नहीं चला, मैं वापस आ गया। कैलकुलेटेड रिस्क कोई लेते नहीं, सब बोलते कि यार रिस्क लो रिस्क लो रिस्क लो, एक भी जन यूज़ नहीं करता कि यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। वो कैलकुलेटेड फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि उसके लिए तुम्हें फंडिंग्स बहुत लगती है, मैंने तो 3.5 लाख से स्टार्ट करा, वैसे मुझे 10 से 12 लाख रुपए लगने चाहिए थे। ऐसे नहीं कि फंड्स के कारण मैं रुका रहा या नहीं हुआ, बस आपको जो था करना जितने है, में था उतने में उतने स्टार्टअप। में करना है। और स्टार्टिंग के 1 साल तक बहुत दिक्कतें जाती है, बहुत दिक्कतें, मतलब एक पीरियड में मुझे खुद को लगता था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। सभी चीज़ तुम्हें बोलने लग जाएँगे कि यार नहीं, तुम पीछे हटो, तुम वही ये गलत कर वही रहे हो। नेगेटिव पार्ट हमें जानना है आपसे कि हाँ, स्टार्टअप, बहुत लोग बोलते हैं स्टार्टअप करो, बराबर। कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। लेकिन सब लोग बताते हैं कि स्टार्टअप में कितना मजा है। अब अगर हम लोग आपको हाँ, देखें हाँ, अभी तक, बराबर, बात होने के पहले तक, तो हमको यही लगता था अरे भाई बहुत पैसा छाप रहा है, बराबर। नसीब बहुत साथ दे रहा है। तो लक को मानते हो या नहीं? नहीं, लक को 100% मैं तो मानता हूँ। आई बिलीव मानते इन हो, गॉड, आई बिलीव इन लक, बोथ। है ना? तो लोग ये नहीं बताते कि बिजनेस के पीछे कितनी तकलीफें हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ, तो ऐसा नहीं कि देयर आर मेनी पीपल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो है, वो उनका 100% एफर्ट्स देते हैं, उसके बाद में भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपका कौन से लोकेशन में, आपका कौन से सिटी पर है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। लेकिन आप अगर रिसर्च प्रॉपर वैसे करो तो आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर सकते हो, शायद उस पीरियड में सक्सेस ना आए। और जनरली ना यू शुड हैव अ प्लान भी, अगर आपका ये वर्कआउट नहीं होता है ना, आपको रहना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, हम वो जो बोलते हैं ना, जीनियस इज नॉट अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टार्ट, इट इज़ अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप।
जिस पर्सन को ये पता चल गया कि उसे रुकना कहाँ पे है ना, उस पीरियड में वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने हमारा इतवारी का आउटलेट एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें पता था कि वो आउटलेट ओवर द पीरियड कोविड का पीरियड था, वो लॉसेस में जाएगा। अगर उसमें मैं लॉस में डूबता जाता तो कोई मतलब नहीं था। उससे अच्छा मैं दूसरी जगह पर हमने बंद करके तुरंत सदर आउटलेट ओपन करा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे पैसे डाले तो अभी मैं उसको निकालना ही है। तो आपको एक स्टॉप पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस में भी आपको लगता है कि यार नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, आपने जैसे बहुत सारे, मैं तो आपको उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पीरियड बताऊँगा कि अभी जो पर्टिकुलर पीरियड चल रहा है ना, आप पुणे में जाओगे तो बहुत कचरे सामान लोग हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, लास्ट 7-7 8-8 सालों से दे रहे हैं। तो आप सिर्फ़ 1 या 2 पर्सन की वीडियोज़ देखते हो कि जो आईएएस टॉपर है, आईपीएस टॉपर है। उस पीरियड में जब मैं था, विश्वास नागरे पाटिल के बहुत वीडियोज़ चलते थे। सब जन ट्यूशन क्लासेस वाले, जो बड़ा टॉपर था उसके बोर्ड लगाते, लेकिन जो उस फेज़ से, मेरे बहुत सारे दोस्त यूपीएससी में थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ-कुछ लोग हुए भी, कुछ-कुछ लोग नहीं हुए। कुछ-कुछ लोग गधे समान अभी भी लगे हुए हैं। कुछ-कुछ लोग ने फिर जॉब में चले गए, कुछ-कुछ लोग दूसरे इसमें चले गए। अगर आपको पता नहीं, इर्रेस्पेक्टिव, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, आपको अगर रुकना नहीं आएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको यहाँ पे रुकना है। मैं जॉब का भी वही बता रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा था, जॉब अच्छा है। हर पर्सन को जॉब नहीं मिलता, जॉब के लिए दौड़ता है। मैं जॉब के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे को जॉब में भी कहाँ पे रुकना है मुझे पता था कि 1.5 साल, 2 ढाई साल हो गए तुमने जॉब करा, अगर इससे ज़्यादा पीरियड में जॉब करूँगा, मैं उससे हैबिचुअल हो जाऊँगा, मैं पीछे नहीं आ पाऊँगा। तो मुझे पता था कि वहाँ पे कहाँ पे रुकना है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। और स्टार्टअप ईज़ी नहीं है, मतलब लिटरली 1 साल तक, जब तक कोविड का पीरियड नहीं लगा, और कोविड का शायद पीरियड नहीं लगता, तो मुझे तो मेंटल ब्रेक भी नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में भी चले जाते हैं। कोविड में? कोविड में नहीं, नहीं, नहीं ओवर आप द, हाँ, हाँ, आपको मुझे जो कोविड के कारण ऐसा हुआ कि 1 साल गैप था। 6 महीने तो भी एटलीस्ट, मतलब मैंने आपको कहा ना, एलओसी चालू होने के बाद कभी भी बंद नहीं हुआ। वो कोविड के महीने ही में 3-4 महीने कंटिन्यूअस बंद था। दैट वाज़ लाइक अ मेंटल ब्रेक फॉर मी। उस पीरियड में हमने, बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में सोच सकते थे, यार कोविड आ गया, क्या करेंगे, बिजनेस कैसे चलेगा। मैंने रिवर्स वे में लिया, मैंने 1 महीना एंजॉय करा, उसके बाद मैं एलओसी की वेबसाइट बनाई, एलओसी के बैकएंड सॉफ्टवेयर बनाया, एलओसी का फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया, एलओसी को फ्रेंचाइजी किस तरीके से करते हैं, उसको और बड़े मॉडल पर कैसे लेके जाएंगे। अगर तुम्हें समय मिला तो उसको, समय को मैंने यूटिलाइज कर लिया। उसको, जो ये था, जो बैड मोमेंट है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया उस पीरियड में। तो एक काफ़ी अच्छा पेज था। और उसके बाद फिर थोड़े सिस्टम सेट आउट हुए। और बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में बहुत स्ट्रगल करते हैं बिजनेस में। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में, और उसके बाद आपको उस पीरियड में भी रुकना है। जैसे कि अगर मैं बोलता कि मेरा मानेवाड़ा नंदनवन चल रहा है, मैं मेरी खुद की दुकान डालूंगा, मैं फ्रेंचाइजी किसी को नहीं दूंगा, सारे पैसे मैं ही कमाऊंगा, तो मेरा शायद आज एलओसी का जितना नाम है वो नाम नहीं होता। 30 आउटलेट में खुद के अकेले के बेसिस पर शायद चला भी लेता, लेकिन मेरे से हैंडल नहीं होता था, और अकेले से नहीं हो पाता वो सारी चीज़ें। जब तुम पूरे टीम को लेके एक साथ चलते हो, तो वो भी एक रहता है कि आप किस तरीके से मतलब मैंने वहाँ पे खुद पे रुका यार। बहुत सारे लोग फिर धंधे में लग जाते हैं, फिर वो धंधा बन जाता है। तुम ही गल्ले पर बैठे हो, सुबह जाओगे, शाम को आओगे, फिर एक पीरियड के बाद फिर तुम्हारी आगे ग्रोथ होती है। वो हर चीज़ है कि स्टॉप, आपको स्टॉप कहाँ पे होना है, स्टॉप कहाँ पे होना ये है, हमें पता होना ये चाहिए। पता होना। मैंने वहाँ पे 1 या 2 साल तक मैं रेगुलरली बैठता था। अभी भी मैं ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, 1 या 2 घंटे देता हूँ, पर टाइम रिस्ट्रिक्ट है। पहले मैं 10-10 घंटे तक रुकता था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ का एफर्ट दूसरी जगह पे डालना, दूसरी जगह पर। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम किस वजह से यूटिलाइज़ हो रहा है। तो अभी एलओसी में चाय तो मिलती है, चाय के साथ और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बहुत सारे, और एलओसी का भी प्रीमियम कैफ़े भी ओपन हो गया है हमारा, अरे फाइन डाइन हाँ, वो कैफ़े। एक प्रीमियम कैफ़े है जो आपका नया-नया नागपुर में बराबर। ओपन हुआ है। तो अभी फ्रेंचाइज़ी आउटलेट में प्रीमियम कैफ़े आने वाला है या फिर प्रीमियम कैफ़े के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसका हमारा मॉडल अभी सेट आउट होने का बाकी है, कंप्लीटली जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। बट वी आर प्लानिंग विद अ सेमी प्रीमियम स्टोर दैट आर गोइंग टू ओपन इन बैंगलोर, पुणे। हम बड़े सिटीज़ में अभी जा रहे हैं। नागपुर के लिए हमने क्लोज़ कर दिया है। नागपुर में अभी 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट, अभी नागपुर में 16 आउटलेट ऑपरेशनल है। अभी उसमें और 5 ऐड ऑन हो जाएँगे। सो 18 से 19 आउटलेट नागपुर में हो जाएँगे, और नागपुर के लिए हमने अभी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। नागपुर के बाहर का एरियाज़ हम टारगेट आउट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर का, नागपुर के बाहर का। अच्छा, तो अभी एलओसी में जो बाकी चीज़ें मिलती है चाय के साथ, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है? ये बाकी तो बराबर, चाय तो आपका बनाया हुआ है। बराबर। तो अदर जो भी चीज़ें ना, एलओसी के जो हमारे रेगुलर क्यूएसआर स्टोर्स हैं ना, उसकी हमारी स्टैंडर्ड एसओपीज़ बनी हुई रहती है कि उसको किस वे से हैंडल आउट करना है। और बहुत सारी चीज़ें ना, अभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। आपको बस सही ब्रांड्स के प्रोडक्ट सही क्वांटिटी के साथ यूज़ करने हैं। पहले बहुत दिक्कत है कि आपको सॉसेस खुद से बनाने पड़ते थे। हमने कुछ ब्रांड्स के सॉसेस के साथ, कुछ कंपनीज़ के साथ टाई अप कराया हुआ है। और जो भी चीज़ें, हमारा 100% सेफलेस मॉडल है, शेफलेस। तो 100% सेफलेस मॉडल होने के कारण 80% चांसेस रहते हैं कि आपको टेस्ट में बिगाड़ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें
कोई ऐसा शेफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बस आपको डालनी है, ये करना है, थोड़ा बहुत ये रहता है। तो हम 1 महीने की किसी भी स्टाफ को ट्रेनिंग देके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बट येस हमारा क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि वो चाय की टेस्ट ना बिगड़े, चाय के तो प्रीमिक्स किट ही जाते हैं। तो हम हमेशा से चाहते हैं कि क्लीनिंगनेस, हाइजीननेस वो हर स्टोर में हो और लोगों को जो स्टार्टिंग से मतलब आज भी हम अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद आज भी अगर कंप्लेंट आती है कि सर आपका चाय बराबर नहीं हो, हमें कस्टमर्स बताते हैं। ऐसे नहीं कि गलतियाँ नहीं होंगी, ऑब्वियसली होती है और कस्टमर हमें खुल के बताते हैं। ऐसे नहीं कि हम वो कस्टमर को निग्लेक्ट कर देंगे, अरे जाने देना तभी ये तो करेंगे। हमें एक छोटी से छोटी कंप्लेंट भी आई तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि यार सच में गलत हुआ तो क्या हुआ? तो उसे अभी भी रिज़ॉल्व करने का ट्राई आउट करते हैं। तो अभी आपका एलओसी में कितने स्टाफ है? अभी हर एक एलओसी में मिनिमम 7 से 8 स्टाफ मिनिमम रहता है। ऐसे अभी पकड़ लो कि 22 आउटलेट है। 150 से 200 के अराउंड स्टाफ होगा। 200 तो मिनिमम स्टाफ है। 200 लोग साथ में काम कर रहे हैं। बराबर, तो एक टीम है 200 लोगों की, एक बराबर, परिवार बन चुका है। बराबर। गेट टुगेदर वगैरह होता है सब लोगों का? गेट टुगेदर मतलब जैसे मैंने आपको बताया जनरली हमारा कैसे था ना, हम बहुत चाहते हैं कि बहुत बार गेट टुगेदर जनरली दिवाली या जब एनिवर्सरी रहता है एलओसी की तब होता है। अभी हमने कल या परसों ही डिसाइड करा कि यार गेट टुगेदर करना चाहिए। जनरली हमारा एलओसी कभी भी बंद नहीं रहता जैसे मैंने आपको बताया और हमने कभी और हमारा स्टोर का टाइमिंग भी ऐसा है कि मॉर्निंग को 6:30 बजे से लेकर रात को 10:30 11 बजे तक। हम सोचे भी यार चलो रात को आउटलेट जल्दी क्लोज करके लड़कों को बाहर घुमाने लेके जाएंगे, मूवीज़ को लेके जाएंगे, तो सुबह स्टोर ओपन कौन करेगा? ये ऐसी दिक्कत हो जाती है। हमने आपने जैसे सवाल करा, मैंने परसों ही हमने डिसाइड करा कि यार अपने जो जितने भी फ्रेंचाइज़ी स्टोर्स हैं, उनको जैसे अभी हमारे एलओसी को 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्लान अ पार्टी कि जहाँ पे एलओसी के जितने भी फ्रेंचाइज़ी ओनर्स हैं, वो भी आएँगे, स्टाफ भी आएँगे। उनके लिए हम पार्टी अभी प्लान आउट कर रहे हैं कि पक्का करना है यानी करना ही है। इन बिटवीन छोटी-छोटी पार्टीज़ होती रहती है कि जो हमारे प्रीमियम कैफ़े में हो गया या कभी बाहर पर जाना हुआ। लेकिन एज़ सच आउटिंग ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि एक साथ इतने सारे स्टोर बंद रखना वो बहुत दिक्कत का काम हो जाता है और बैकअप के लिए ऐसा नहीं कि अपने पास 12-12, 15-15 स्टाफ है कि एक्स्ट्रा अपन वो कर सके क्योंकि अपना चाय ₹12 का है। मतलब एलओसी का पर कंप्लीटली मॉडल उसकी बहुत प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम पर वर्क करते हैं। देयर आर 2 बिज़नेस मॉडल जहाँ पे क्राउड कम रहता है, वॉल्यूम कम, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा। हमारे यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो एक दिन भी स्टोर बंद करना बोले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमारे लिए तो होता ही है, कस्टमर ये हो जाते हैं। अगर एक आध दिन कभी भी अगर गलती से सुबह 7 बजे की जगह पे 8 बजे अगर लड़का ने ओपन नहीं करा तो कस्टमर्स के फ़ोन आने कि लोगों को आदत होगी कि मेरी चाय पहली मिली नहीं चाय है। यहाँ होनी लोग चाहिए। स्टोर ओपन होने के पहले रेडी रहते हैं वहाँ पे। स्ट्रगल का और चाय का ऐसा मिलाव है आपका कि चाय जितनी स्ट्रगल ज़्यादा भी है, उबले। एन्जॉयमेंट भी है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हाइप करूँगा कि नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लाइफ में मैंने बहुत देखे हैं। वो देख के सक्सेसफुल भी हुए, कुछ-कुछ नहीं भी हुए, मेरे से भी ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत ऐसा करा, ऐसा करा। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि यार बहुत सारे लोग ना खुद की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके बताते हैं, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा हुआ। यार मैंने तो सब जिया। मैंने 11th-12th मेरे घर वालों ने अच्छे से पढ़ाया, वो करा, ये करा। लेकिन मैंने किसी भी चीज़ को ऐसे लाइटली नहीं लिया कि नहीं यार मेरे को सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब आई वाज़ फॉर्च्यूनेट, मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं मिलता, इंजीनियरिंग नहीं कर पाती। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने अच्छे मुंबई के कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने जॉब करा है। लेकिन स्टार्टिंग में 10वीं तक के पीरियड में मैं आपको लिटरली बता, हमारा मेन रोड पर दुकान था। मैं स्ट्रीट पर बैठ के होली के कलर, राखी की रंगोलियाँ ये तक भी मैं बेचता था। पापा का, पहले पापा का किराना का दुकान था, उसके बाद हमारा डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर्स था। अभी रिटायर्ड है पापा, तो अभी तो रेंटल पर दे दिया है। तो हमारा मेन स्क्वायर पर था, तो हर बार पहले कैसे ना सीज़नल रखते थे, होली का है तो होली के, राखी है तो राखी के। मैं और मेरी बहन हम स्ट्रीट पर ये लगाते हैं कार्ट, ठेला लगाते थे, ठेला पर मैं ठेले पर भी बैठा हूँ लिटरली 10वीं तक। 8वीं 9वीं तक, 8वीं 9वीं के बाद बैठना बंद कर दिया। मतलब वो भी मैंने करा है, ऐसे नहीं कि नहीं करा है। लेकिन मैं एज़ अ उसे स्ट्रगल की तरह हाईलाइट नहीं करूँगा। उसके साथ-साथ मेरा एजुकेशन भी हो रहा था। वो ऐसा था कि मेरा घर का बिज़नेस, मैं घर के मम्मी-पापा को मैं हेल्प आउट कर रहा था। नहीं तो मैं ऐसे बताऊँगा नहीं, मैं छोटा था तब मैं स्ट्रीट पर बेचता था, ऐसा है। तो वो भी करा है, वो भी एक लाइफ़ का लर्निंग था। उससे ही शायद मेरे को कस्टमर से बात करने का, जो कस्टमर से कैसे स्किल बॉन्डिंग होती है, डेवलपमेंट जो स्किल हुआ है। डेवलपमेंट वो वहाँ से हुआ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और एलओसी भी जब हमने स्टार्ट करा, प्रॉपर प्लानिंग से स्टार्ट करा और जनरली बाय गुड लक बोलो या गॉड्स फेथ, हमें विद इन फर्स्ट मंथ में भी हमें लॉस बियर करना नहीं पड़ा था। जो हमारा मानेवाड़ा वाला आउटलेट ओपन हुआ था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी अच्छे से हुआ। हेक्टिक बहुत था,
हेक्टिक के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर उसे अच्छे तरीके से हमने हंसते हंसते उसे ये करा। अगर तुम उसको स्ट्रगल की तरह लेने लगोगे ना, फिर ऐसा हो जाता है कि तुम खुद डिप्रेस्ड हो जाते हो। यार ऐसा है, तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम बनते जाते हो। मेरा सीधा मानना, अगर तुम सोचोगे कि यार नहीं ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तुम उसको निगेटिव में लोगे तो निगेटिव एनर्जी तुम्हें पक्का इजीली पकड़ेगी। कैच कर लेगी और तुम पीछे रह जाओगे। तो वो मैंने कभी होने नहीं दिया खुद को। मैंने बोला है तो है, कोई टेंशन नहीं। और अभी भी मतलब मैं अभी भी 6 साल होने के बाद वो रिस्क कैलिबर या पकड़ लो कि वो डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाता है, मेरे को अभी भी जो बोलते हैं कि आपको कभी-कभी डर नहीं लगता क्या? कि एक पीरियड में अगर पूरा एलओसी बंद हो गया, ऐसे कभी नाइटमेयर, वर्स्ट नाइटमेयर मेरे को वाइफ हाँ, पूछती है या कभी पूछती है कि ऐसा हुआ तो क्या करोगे? मैंने बोला क्या करूँगा? फिर से स्टार्ट करूँगा। तो मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लूँगा, कोई ब्रांडिंग करूँगा, कुछ वैसे स्टार्ट करूँगा। थोड़ा मुझे भी लगता है कभी-कभी यार ठीक है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऐसा है ना, चाहे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि मैं लोगों को अभी भी कहता हूँ जस्ट हाँ, लाइक मार्केट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए। अभी कॉफ़ी का रिवॉल्यूशन आया, पिज़्ज़ा आए, बर्गर आए, सैंडविचेस आए, अभी नाचोस, अभी तो रैमेन फूड वगैरह सब बहुत सारे चलता आ रहे रह हैं। रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 100 सालों पहले से ही लोग चाय पीते थे, आज भी पी नाश्ते रहे। में समोसा खाते थे, पोहा था, इडली था, डोसा था, जो बेसिक इंग्रीडिएंट। समर आया तो समर में गन्ने का जूस और लस्सी। हाँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें रहती है फूड्स की जो इंडियन की कभी चेंज नहीं हो सकती। चाय तो कभी नहीं छूटती। मेरे को स्टार्टिंग में जब एलओसी में लोग आते थे ना, कुछ कुछ यंग लड़के थे जो एमबीए कर रहे थे, वो बोलते थे भैया आपको नहीं लगता है क्या आपका कस्टमर हाँ, 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी चाय पी के बोर हो जाएगा, आपने कुछ सोचना चाहिए बोले इसके बारे में। मैं तब उस पीरियड में शॉक था, यार सच में ऐसा हो सकता है कि कोई हाँ। पर्सन चाय पी के वही बोर हो जाएगा क्या? लेकिन अब मैं खुद रोज़ एलओसी की चाय पीता हूँ, मैं खुद बोर नहीं हुआ तो मेरे कस्टमर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चाय इज़ समथिंग लाइक, मुझे पता है यहाँ से 500 साल बाद भी वो चाय रहने ही वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। बस उसका वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन चेंज वो होगा, चेंज होते रहेगा। होते रहेगा, बट चाय रहेगी। एलओसी का कोई स्पेशल कस्टमर का कोई स्पेशल अगर कुछ हो जो आप बताना चाहते हो? कोई रिलेशन या कोई स्टोरी? एलओसी के मतलब बहुत सारे कस्टमर्स है, कुछ-कुछ कस्टमर्स तो ऐसे हैं कि जैसे आपने बताया ना, एक कस्टमर, बहुत सारे कपल्स हैं जो आते हैं, उनका कुछ-कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है। उनकी डेट्स वहीं पे होती थी। जो हमारा एलओसी का फर्स्ट कस्टमर था वो बाजू में औरा जिम करके था, वहाँ पे जाते थे। वो अभी भी आते हैं, जो पहले कस्टमर आए थे औरा जिम में थे, वो अभी भी हमारे प्रीमियम कैफ़े में डेली आते हैं। बहुत सारे लोगों के मतलब जैसे आपको पता है, मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बिज़नेस आइडियाज़ वहाँ पे एलओसी पे डिस्कस हुए हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं सक्सेसफुली। मतलब मुझे तो बाद में लोग बताते थे कि मुझे लगता है कि मैंने एक चैनल करना चाहिए एलओसी सक्सेस स्टोरीज की, जो आपने एलओसी पे टाइम बिताया उसके कारण क्या क्या लाइफ में चेंजेस हुए। उसके बाद मैं नागपुर एक्स फैक्टर जो है, जो भी नागपुर का आप पेज जानते होंगे, हाँ। उनकी भी स्टोरी है। उनका जो पहला पेज, जब उन्होंने एक्स फैक्टर का पेज ओपन करा था, कुछ पीरियड में उनका ब्लॉक हुआ था। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर से, वो जॉब ही कर रहे थे उस पीरियड में, फिर से हाँ। उन्होंने इस फील्ड में आने का ट्राई आउट करा। तो एलो उनका जो एक्स फैक्टर पेज फिर से लाइव होने के बाद जो पहला शूट उन्होंने करा था, वो और भी उनका जो पेज का जो लॉन्च इवेंट हुआ था एलओसी नंदनवन वाले इवेंट में, मैंने मेरे तरफ से रखा था कि हम, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा कैफ़े का। हमने हाँ, वहाँ पे पूरे नंदनवन चौक में हमने म्यूजिक कॉन्सर्ट लगा था, सिंगर्स बुलाए थे, डीजे, और नंदनवन स्ट्रीट में आज तक किसी ने नहीं देखा था। कम हाँ। से कम 8 से 10 पुलिस की गाड़ी आई थी उस पीरियड में, कॉन्सर्ट बंद कराने के लिए पूरे रोड तक लोग जमा हो गए थे। उसके बाद कभी करा नहीं, पुलिस ने बहुत चिल्लाया था। उस पीरियड, उस दिन वहाँ पे उनका एक्स फैक्टर करके जो पेज है ना, उस दिन वहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो शायद आमिर को आप पूछोगे, वो भी बोलेंगे हाँ एक्स फैक्टर का पेज एलओसी के यहाँ पे मेरा लॉन्च हुआ है। तो एलओसी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी यादें जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक एक बात हमने सुनी थी कि एलओसी के साथ कुछ गलत भी हुआ है। स्टार्टिंग के दिनों में कोई आदमी आपके साथ काम करता था, कोई लड़का जो था आपके साथ एलओसी में काम करता था, फिर वो गुज़र गया था। हाँ, मतलब ऐसी स्टोरी थी कि वो भी था कि जो हमारा एलओसी का फर्स्ट एम्प्लॉय था, हर पर्सन को फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रहता है कि कौन है। जब मैंने, जनरली बोलते हैं ना कि तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, मैंने सभी चीज़ों की कैलकुलेटेड रिस्क ली थी। लेकिन जो ह्यूमन मैनेजमेंट है ना, उसके बारे में मुझे लगता था कि लड़के इजीली मिल जाते हैं। 4 से 5 लड़के हमने बाहर गाँव से बुलाए थे, क्योंकि हमें ऐसा था कि नागपुर के लड़के इतनी इजीली काम नहीं करेंगे। उसमें से समय पर सिर्फ 2 लड़के आए थे। उसमें से गुड्डू करके लड़का था, उसमें से एक लड़का तो पहले दिन गायब हो गया, अकेला बचा। और जो गुड्डू करके लड़का था, पहले ही इनॉग्रेशन के 1 दिन पहले वो ऐसा लुढ़क रहा था। मैंने बोला कि क्या हो गया? तो वो देसी दारू पीने वाला बंदा था। मैं लाइफ में पहली बार, वहाँ से गायब हो गया, भैया मैं वॉशरूम से आता हूँ बोले, मैं बोला गया, आया ही नहीं 1 घंटा। मैं लाइफ में पहली बार देसी दारू में के दुकान में गया हूँ, तो उसको वहाँ से लाने के लिए। उस दिन तो ऐसा मन कर रहा था इसको झापता और निकालते। मैंने सोचा कि यार जान दो, कल इनॉग्रेशन है, काय को ये करना, इसको 1-2 दिनों के हफ्ते के लिए संभाल लेते हैं, फिर उसको निकाल लेंगे, इस पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा था। फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझाया। उसके फिर मम्मी रोने लगी, भैया आपके भरोसे ही हमने, उसने छोड़ा है, आप
आपका भाई समझ के उसको संभालो। तो मेरे घर में ऊपर रहता था। फिर उसके बाद ही यार उसने जो एलओसी को संभाला, सुबह से लेकर रात तक रुकता था वो कंप्लीटली। लेकिन उसकी दारू की आदत छुट्टी नहीं, उसने 3-4-6 महीने कंप्लीटली काम करा पूरा, मुझे लगता है 6-8 महीने के ऊपर उसने वहाँ पे काम करा, सुबह से लेकर रात तक, बहुत मेहनती था। और एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको एलओसी से जल्दी छुट्टी दी थी हमने। जाओ, घर पे ही वो आराम कर रहा था, घर पे भी वो गया, कपड़े भी चेंज नहीं कर, एलओसी की टी शर्ट में ही था वो। और उसको मैंने पैसे दे, एक काम कर, तो दवाखाने जाके आ जा। और मैंने एक लड़के के साथ भी भेजा था उसे। वो लड़का 2 मिनट के लिए फार्मेसी गया दवाखाना आने के बाद दवाई लाने के लिए, वो उतने में वहाँ से गायब हो गई। फिर से वो देसी दारू में गया और उसने दारू पी, और उसके बाद सीधा वो मेडिकल में एडमिट हुआ। और वहाँ पे उसे डेथ, मैं तो आउटलेट में था उस पीरियड में, इतवार मुझे पता ही नहीं था। और वहाँ पे पहुँचा तो वो उसकी डेथ हो गई थी। उसने एलओसी का ही पैंट पहना था, एलओसी की टी शर्ट पहनी हुई थी, और सभी थी यार वो। मतलब बहुत ये मोमेंट था यार, क्योंकि जो पर्सन पहले जिसने आपको साथ दिया कि वो ये हो गया था। फिर उसके गांव में हम कंप्लीट उस दिन एलओसी पूरा हमने बंद रखे थे, जितने भी हमारे स्टोर्स थे उसके लिए कंप्लीटली हमने बंद रखे थे। फिर हम गांव में गए थे, उसका फिनरल वगैरह हुआ था, और अच्छे से स्टार्टिंग में फ्री ही रहे। मतलब झटका मिल गया था स्टार्टिंग एक में बहुत सारे ऐसे झटके हुए थे, ये सिनारियो हुआ दीदी के साथ, जो बोला दीदी की बेबी का दीदी वो वाला था। मतलब नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी हुई, रोकने के अट्रैक्ट लिए कर, बहुत कुछ होते हाँ रहता है। हाँ लेकिन आप उसको सीढ़ी बनाते बनाते आगे चलते चलते बहुत दूर तक आज हाँ। निकल गए। मतलब स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि यार एक आउटलेट को ओपनिंग होना है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बहुत टेंशन आता था। लेकिन अभी धीरे 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 चीज़ें ईजी हो जाती है। आज की डेट में 5-5 आउटलेट एक हाँ, साथ ओपन पैरेलली होते हैं। चलते हैं काम, तो भी कुछ नहीं लगता कि नहीं ठीक है मैनेज हो जाएगा। थोड़ा हेक्टिक रहता है कि इधर जाना उधर जाना, पर हो जाता है। कैसे लगता है पीछे देख के? पीछे देखिए, मुझे खुद को पर्सनली मुझको भी बिलीव नहीं होता। मैंने जैसे कहा ना कि अगर मैं मेरे लाइफ को 5 साल पीछे रिवाइंड करूंगा ना, मैं नहीं लगता कि अभी मेरे में इतने गट्स रहेंगे कि मैं वो जो चीज़ें करी है वो फिर से वही चीज़ दोहरा पाऊंगा। क्योंकि जब आप रुक के सोचते हो कि यार 5 साल पहले ये ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे खुद को लगता है कि यार सच में मैंने डिसीजन लिए थे एट दैट पीरियड। खुद को ये लगता है कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। और उस पीरियड में जब मैं मेरी वाइफ से मिला, मतलब जो मैं डॉरिस करके है, 2.5 साल जब लॉकडाउन का पीरियड था, उसी पीरियड में मैं उससे मिला। तब एलओसी के 4 ही स्टोर थे, तब एलओसी का उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था। वो बोलते नहीं कि बिजनेस के साथ साथ तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी, अगर तुम पर्सनल लाइफ में खुश रहो तो तुम और ज़्यादा, मतलब वो बोलते कि अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है ना, यू कांट फोकस ऑन योर बिजनेस लाइफ। तो उस पीरियड में शी वॉज लाइक विथ मी एवरी टाइम। मतलब एलओसी उस पीरियड में, एलओसी की पूरा वेबसाइट का जो मैंने बताया, पूरा वेबसाइट का कंटेंट उसने, उस पीरियड में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी को हायर कर पाऊँ, तो उसने पूरी एलओसी की वेबसाइट में कंप्लीटली हेल्प करी थी। उनको चाय पसंद है? उसको चाय पसंद नहीं है। अच्छा। वो एलओसी में आने के बाद चाय पीने लग गई है। अच्छा। वो कॉफ़ी पीती, तो उसको चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उससे मैं बोले, उसे पता भी नहीं था कि एलओसी के ऐसे ऐसे स्टोर्स है। उसे नॉर्मली पता था कि मैं कोई कैफ़े रन आउट करता हूँ। और ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण हम मिल ही नहीं पाए थे। ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बाद मैं मिला, जब पर्सनली उससे मिला। फिर धीरे धीरे मिलने लगे, और इंटर स्टेट के थे, वो एमपी की थी, मैं महाराष्ट्र से था। इंटर रिलीजन भी थे, वो रोमन कैथलिक है, मैं ये था। मेरे लाइफ का हर डिसीजन एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही रहे हैं। तो मतलब शादी का भी जब डिसीजन है, जब घर पे बताया कि वो क्रिश्चियन लड़की है, मेरे फैमिली क्या, मेरे पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक जितनी भी चलती आई है, जितनी एक्सटेंडेड फैमिली है, किसी की भी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हुई। इंटर कास्ट बहुत मैरिज हुए, हाँ। पर इंटर रिलीजन शादी करने का किसी ने ये नहीं करा था। उस मैंने समय बोला कि उस है, समय घर वाले क्या बोल रहे थे? उस समय भी वही एलओसी जैसा उस पीरियड में, बोले एलओसी का डिसीजन लिया जैसे इसने अभी लिया है, तो ये अब इसने सोचा है तो अच्छा। अब अभी घर का पर्सपेक्टिव इसने सोचा है तो अच्छा, बिजनेस हो गया था इसलिए फिर घर वाले बोल रहे थे कि ठीक है अभी लिया है नहीं, तो ये इतने सब। जल्दी इजीली रेडी नहीं हुए थे। हाँ। पर मतलब मैं खुद पर्सनली कंप्लीट तरीके से रेडी नहीं था, क्योंकि बिजनेस ओपन करना और इंटर रिलीजन मैरिज करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल तो मैंने खुद लगा दिए कि ये डिसीजन ले रिलेशनशिप लेना तक तो ठीक है, बट आगे कैसे। मैरिज हो सकता है क्या। बट ओवर द पीरियड मैंने बोला कि नहीं, अच्छे से हो सकता है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब वो सभी चीज़ें करती, सभी चीज़ें उसको आती है। बिजनेस में भी स्टार्टिंग में मैं चाहता था कि उसमें वो इतना ज़्यादा कैलिबर कि वो बिजनेस में, इसको बहुत बार बोल दो कि तू बिजनेस में आ जा, बट उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, वो टीचर है, तो अच्छा। उसके इंडिविजुअलिटी के साथ रहना चाहिए। वो कभी नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में आऊँ, मतलब बिजनेस में आते तो तुम्हारे बिजनेस में हो। फिर ऐसा हो जाता है कि पति का बिजनेस है, फिर फैमिली वाले कैसे, अरे पति का तो बिजनेस था, उसमें उसकी तो कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, उसका ही बिजनेस वो हैंडल आउट कर रहा है। ऐसा कुछ सिनेरियो कभी कभी हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में प्लान है, उसको बोला कि अभी ठीक है, जितना करना है कर दो, मुझे खुद को ज़रूरत है
कि कोई ऐसे स्मार्ट पर्सन्स रहे जो टीम में जो हैंडल आउट करे, जो अपन बड़ा एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। मुझे ही नहीं पता कि आगे जाके क्या होऊंगा। तो शुभम भाई का पहला प्यार क्या है, चाय एलओसी वाला या फिर वाइफ? वैसे तो चाय है। आज घर जाना है? चाय वाइफ के हाथ की चाय, ऐसा भी वो भी बहुत अच्छा, अच्छी चाय वाइफ के हाथ बनाती की है। चाय, खुद के हाथ की चाय नहीं? नहीं, अभी मैं घर में चाय नहीं बनाता हूँ। अच्छा, घर बहुत पे। कम बार बनाता हूँ, मतलब मुझे हाँ। कुकिंग बहुत पसंद है, पहले बनाता था, लेकिन अभी ऐसा है कि मम्मी नहीं तो वाइफ, तो घर पे रेयरेस्ट केस में मैं बनाता हूँ। ताने तो मिलते होंगे कि साला पहले तो बहुत बनाता था आके, पूरा किचन खराब करता था, और अब? हाँ, अभी भाई बोलती सब चीज़ें अभी जेठालाल बन गया है, सभी चीज़ें हाथ में लगती है, ऐसे बोलते हैं। तो जेठालाल बन गया है? नहीं नहीं, जेठालाल मैं नहीं बोला, मेरे दोस्त भी चिढ़ाते हैं कि अच्छा। अभी जेठालाल हाँ। लाइफ जी रहा है। तो मैंने बोला कुछ जेठालाल लाइफ वगैरह नहीं है, सभी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर अगर अभी कोई नया बंदा अगर जिसे जॉब बिजनेस सेटअप करना है, तो उसको आप क्या बताना चाहोगे आज की मार्केट के हिसाब से? आज के मार्केट के हिसाब से मेरे को ऐसा करना है कि अगर तुम किसी बिजनेस आइडिया से इंस्पायर्ड हुए तो इंस्पायर्ड होना अलग बात है, लेकिन उसके बिजनेस मॉडल को कम्प्लीटली कॉपी मत करो। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉपी कट मॉडल से भरा हुआ है। वो चीज़ करो, लेकिन उसमें तुम्हारा कुछ इनोवेशंस डालो कि तुम उसको कुछ अलग तरीके से क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। पूरी मार्केट की प्रॉपर वे से स्टडी करो कि कैसा है, क्या है, उसमें स्कोप कितना है। शायद वो जो मैं बिज़नेस आइडिया सोच रहा हूँ वो तुम्हारे सिटी के लिए सूटेबल नहीं, तुम्हारा टारगेट ऑडियंस ही शायद वैसा ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि यार तुम्हें एग्जीक्यूशन आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं ना, वो एग्जीक्यूशन में ही होते हैं आज की तारीख में भी। मतलब और इम्पोर्टेंट ना, डिसीजन नहीं ले पाते सही समय पर, क्योंकि बिजनेस में आना, अगर अगर आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो आप बिजनेस में आओ ही मत। क्योंकि बिजनेस में आज भी मैं 6 साल हो गए मेरे फील्ड में, अभी भी ऐसे थे, अगर मैं डिसीजन लेने में 1 या 2 दिन में अगर तुमने डिले कर देना, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाती है। क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट उसका लाइव एग्जांपल, एलओसी के जितने भी आप स्टोर्स देखोगे ना, दे आर ऑल अवेलेबल एट द प्राइम लोकेशंस ओनली। कोई भी सिटी में प्राइम लोकेशन पर शॉप मिलना सबसे बड़ा मेजर टास्क है, राइट। तो जब हमें ब्लॉग्स आते थे कि सर लक्ष्मी नगर में आ गया है, इसका रेंट ना 55,000 है, आपको आज रात तक बताओ, नहीं तो 10 लोग वो दुकान लेने के लिए रेडी है। मैं सोचते बैठूंगा यार 55,000 रेंट है मेरा, निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरी रिसर्च ही रेडी नहीं है। मैं फिर बाद में फाइनेंस के वेले बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर हमें दुकान पसंद आ गया, लेकिन अभी ना मेरा फंड रेडी, में थोड़ा फंड्स का थोड़ा सेटल आउट करता हूँ, वो 10-15 दिन लगा देते हैं, उतने पीरियड में वो जगह चली जाती है। तो तुम्हें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। वो जस्ट मैंने एक रेंटल एग्जांपल का बताया कि एक रेंटल का एग्जांपल है, और बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं तुम्हें क्विक डिसीजन, अच्छा ये करना है कि नहीं करना, ये नहीं हुआ चलो ठीक है जान दो, नहीं तो नहीं, नहीं पसंद आ रहा है तो मत करो, हाँ है तो हाँ। अगर आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो ही बिजनेस में आओ, क्योंकि बिजनेस में हर पॉइंट आपको वो मोमेंट पर लाके रखेंगी कि तुम्हें डिसीजन लेना है। अच्छा ये आउटलेट रनिंग नहीं हो रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तो अभी नहीं हो रहा, क्या करना है डिसाइड करो फट से, उसे बंद करके दूसरे मॉडल में जा रहा है क्या। तुमने जो आइडिया सोचा, शायद बहुत सारे लोगों के पहले स्टार्टअप फेल होते हैं। पहले क्या बहुत 4-4 5-5 भी फोल लेते, फिर से वो नया स्टार्टअप ट्राई आउट करते हैं कि नहीं ये हो गया तो अपन ये ट्राई करेंगे, ये हो गया, कोई डाइवर्सिफाइड करता है। तो उस पीरियड में आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो यू आर मेड फॉर द बिजनेस पर्पज। और ये सोच के मत आना बिजनेस में कि यार बिजनेस में आने के बाद मैं मेरे मन मर्जी का मालिक हो जाऊंगा, मैं सुबह कितने भी बजे उठ सकता हूँ, जब चाहे तब छुट्टी ले सकता हूँ। मैं अभी भी, मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं, मतलब मेरे पास हाँ वो लिबर्टी है कि मैं सुबह कितने भी बजे उठ सकता हूँ, शाम को भी कितने भी बजे जा सकता हूँ। लेकिन जो मैं जॉब में अभी भी, जब मैं जॉब में सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी ना, वैसा बिजनेस में एक भी दिन में कभी एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा रहता था कि जॉब में सैटरडे संडे छुट्टी है, जरा कंपनी का जीएम भी फ़ोन करे मैं उसको कट करूँगा, मेरे को काय को लेना देना। सच में ऐसे मैं फुल तरीके से एंजॉय करता था हाँ, कि कल है ही नहीं। और यहाँ पे कैसा होता है ना, भले ही मैं वैकेशन पर भी हूँ 5-6 दिन, हाँ, अगर मेरे को कॉल आ जाए, किस पीरियड में टेंशन आ जाए, तो मेरे को पूरा हैंडल आउट करना है यार, वो बिजनेस मेरा है। हाँ। तो वो बिजनेस में हमेशा से रहता है, तुम कंप्लीटली फ्री हो भी और कंप्लीटली तुम फ्री नहीं हो भी। तुम घर रह के भी तुम्हारे फ़ोन कॉल चलते रहेंगे या तुम थोड़े प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे। ऐसे नहीं कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करते, तुम अलग तरीके से लाइफ एंजॉय करते हो। तुम्हारे सिस्टम्स उस तरीके से सेट्स रहते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं, कि हमारे एलओसी के भी सिस्टम सेट है कि हो जाता है, पर प्री ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा रहता है बिजनेस में। तो उस चीज़ की तैयारी करके रहना, मतलब पूरा तैयारी से उतरना है तैयारी से मार्केट। उतरना है। तो वो सैटरडे संडे का कंसेप्ट भूल जाना। वो खुद जोमेटो के फाउंडर ने बोला था कि उसने 5 साल से कोई वैकेशन नहीं लिया था। तो तो वैसे ही आपने भी 5 साल 6 नहीं नहीं, साल से ऐसा नहीं कि नहीं वैकेशन नहीं, नहीं ली? ऐसे नहीं, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो हम ऐसा पीरियड आया नहीं था, लिया नहीं था वैकेशन। मतलब वैकेशन इन द सेंस कि 5-6 दिनों की, 2 साल तक वैसा था कि गया ही नहीं था पर्टिकुलर 1 या 2 साल। उसके बाद मुझे घूमना पसंद है पर्सनली, आई एम अ ट्रैवल फ्रीक, तो मैं साल में 5 से 6 बार तो मिनिमम जाता ही हूँ। तो अभी ये सब हो गया एलओसी का, सब कुछ हो गया।
दोस्त क्या बोलते हैं जिनको चाय पिलाई थी? सभी दोस्त मतलब मेरे ऐसे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं सब अब अपने फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है। जिन जिनको मैंने चाय पिलाई ऐसा लगता है उनको भी मैं बुलाऊंगा तो फोटो फ्रेम लगा के एलओसी में लगा सकता हूँ। सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन, कोई क्लास वन ऑफिसर्स है, कोई मेरा एक दोस्त वो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, कोई अपने पापा के बिजनेस, सिविल के बिजनेस को बड़े तरीके से हैंडल आउट कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ कुछ लोग तो स्टार्टअप कंपनी के वीपी तक है। मेरा एक दोस्त है वो वीपी है। जिन जिन लोगों को चाय पिलाई तो सब लोग अब अपनी जगह पर अच्छे हैं। सब लोग बोलते कि यार तूने लाइफ में जो डिसीजन लिया सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब वो प्राउडली सब लोगों को बताते हैं। मेरा एक तो दोस्त था आनंद सोनवने करके, वो लंदन में था उस पीरियड में। उसके कंपनी ने कुछ वीडियो लंदन में उसने किसी का तो भी इंटरव्यू ले रहा था, वो वीपीए की कंपनी का वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था लंदन में। हाँ, और वो बंदा नागपुर का था। उसने ऐसे इंटरव्यू में पूछा, डू यू नो एलओसी लाइफ ऑफ चाय, यू आर फ्रॉम नागपुर ना? तो उसने हाँ कहा था कि यस आई नो एलओसी लाइफ ऑफ चाय। उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था, इट इज़ लाइक अ स्टारबक्स ऑफ नागपुर। अरे मतलब बाप भली रे! स्टारबक्स के लेवल का नहीं। उसे उसने तुरंत मेरे को मैसेज करा। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम। मेरा एक दोस्त है जो अभी कमांडेंट है, मैंने अभी बताया, वो झारखंड में अभी पोस्टेड है, बीच में कश्मीर में। उसके जो सीनियर सर है, जो असिस्टेंट मेन कमांडेंट है, उनके साथ वो बैठा था। तो वहाँ पे उनकी पहचान निकली। वो तो नागपुर में, ऐसे भी नहीं कि नागपुर में रहते थे, नागपुर में उनकी वाइफ पोस्टेड थी, तो बीच में 1 या 1.5 महीने के लिए आते हैं। वो जनरली ऐसे नॉर्मली बैठे थे, कॉन्वर्सेशन करने के लिए वो बैठे थे। तो वो बता रहे थे कि मेरा दोस्त भी नागपुर का है, उसका एलओसी करके ब्रांड है। अरे मैं एलओसी में रोज जाके चाय पीता हूँ, बोले 1 महीने जब भी वाइफ के जाता हूँ। तो दैट वाज लाइक अ यार प्राउड। मतलब वहाँ पे रहने के बाद भी लोगों को एलओसी के बारे में पता है। आई कैन प्राउडली से यार नागपुर में 10 में से 6 लोगों को तो अभी एलओसी के बारे में पता है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि सब लोगों को पता है। मोस्टली 50 टू 60% पीपल नो व्हाट इज़ एलओसी। एटलीस्ट गए नहीं होंगे तो एलओसी का नाम तो भी सुना होगा। और मैं तो एटलीस्ट ये भी कहूँगा, हर कोई तो भी नागपुर में से 60% पॉपुलेशन ने एक बार तो भी एलओसी की चाय 100% पी होंगी। तो एलओसी ने सब कुछ कमाया, एलओसी ने दोस्त इंपॉर्टेंट ये है कि कमाए। एलओसी में बहुत सारे लोगों को मेरा चेहरा नहीं पता होगा कि ये है या ऐसा है, लेकिन एलओसी का नाम अभी भी मेरे को लोग, बहुत सारे लोग एलओसी के नाम से जानते हैं कि एलओसी के ये फाउंडर, भले ही नाम से नहीं जानते लेकिन कि आज के बाद जान जाएँगे हाँ सब। कि ऐसा आज क्यों। के बाद हम दोनों को जान जाएँगे लोग हाँ, कि ये दोनों वही है, उसी स्कूल से निकले हुए बंदे हैं। बराबर। आपको तो ठीक है, आप तो पढ़ाई में थे, हम लोग तो बैक बेंचर्स, जैसे मेरा नाम है वैसे ही मैं मेरा काम था। मैं भी बैक बेंचर था, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके बैक बैक बेंचर बेंचर, पर रहा हम कि तो मैं, स्कूल से बैक क्योंकि बेंचर्स थे। मेरे को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था कि यार मैं जो, क्योंकि मैं जब 12वीं के बाद गया ना, मैंने जब विजिट में गया, जैसे मैंने बताया ना कि मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम थी। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि जो पर्सन बैक बेंचेस रहते हैं उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी होती है। बस उस एनर्जी को तुम किस डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बैक बेंचर को प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत सारे बैक बेंचर्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे फील्ड में भी, और बहुत सारे बैक बेंचर है बहुत ज़्यादा गलत फील्ड में भी है। इट्स अप टू यू। तो मैं खुद चाहता था कि यार वो लाइफ जो मैं इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ, 80% ऑफ द टाइम मैं लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले बेंच में बैठा, कि मैं खुद वो लाइफ जीना चाहता था कि मैं पीछे से कमेंट पास करूँ, किसी को रबर से ऐसा मारूँ। पूरे जो चीज़ें मैंने स्कूल लाइफ में नहीं करी ना, वो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने बैक बेंचर की लाइफ जी है। एंड दैट वाज, वो मेरी गोल्डन लाइफ थी। अगर लाइफ आप में मेरे को आगे जाके अगर कोई दिन याद आएंगे ना, तो वो कॉलेज में लास्ट बेंच पर बीजेटीआई बैठ वाला के जो दिन थे और हॉस्टल वाले, वही दिन मेरे सबसे को ज़्यादा मेरी याद वाइफ है। हमेशा बोलती है, उसको भी पता है। उसको मैं बोलूँ कि तुम्हारे लाइफ के सबसे गोल्डन मोमेंट्स कौन से थे, मैं अभी भी उसको नहीं बोलता हूँ कि जब मैं तुमसे मिला था या ये था। उसे पता है कि हाँ, मेरे लिए मेरे हॉस्टल के डेज सबसे ज़्यादा ये थे, उसके बाद उससे जो मिला वो वाले। बस हम लोग यही है कि मैं, मेरा पूरा, जितने मेरे सारे साथ वाले थे, हम लोग कॉलेज नहीं जा पाए। हाँ, हम लोग स्कूल में जितना करना था उतना कर लिए, कॉलेज कोई नहीं गया कभी। आपने रियल लाइफ में हाँ, हमने कॉलेज सीखा नहीं है। गए, हमने सब इधर-उधर कर कॉलेज से के ज़्यादा सब। रियल लाइफ ज़्यादा सिखाती है यार लोगों को हाँ, कि वो तो है। किस तरीके से होता है। तो शुभम भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत समय आपने दिया और बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। अब एलओसी को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? देखो, जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में ओपन करा था एलओसी, मेरा विजन शॉर्ट था कि यार मुझे 1 साल के अंदर 5 ब्रांचेस खरीदने को, हमने अचीव कर लिए थे। उसके बाद कोविड का पीरियड लगा, उसके कारण थोड़ी स्पीड हमारी कम हो गई थी। और अभी भी हमें बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर आपके बाद खुले हुए कुछ अमृत तुल्य, उनके 300-400 आउटलेट हो गए पैन इंडिया में, आपने क्यों एक्सपांशन पर नहीं गए? तो मैं उनको पर्टिकुलरली वही बताता था कि यार आई फॉलो यार स्ट्रैटेजी ऑफ हल्दीराम। मैं नागपुर का हल्दीराम की स्ट्रैटेजी फॉलो आउट करूँगा कि दे प्रिफर अ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
तो हम स्टार्टिंग से नहीं चाहते थे कि हमारे एलओसी के जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं ना, दे आर नॉट इन्वेस्टर, दे आर पर्टिकुलर समवन जो उनका करियर बनाना चाहते थे। मैं आज प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी जो नागपुर में जितने भी 16 स्टोर रनिंग है मेरे, वो 16 के 16 लोग में से एक भी पर्सन इन्वेस्टर नहीं है। सब जन ने उसमें से कोई कॉलेज ड्रॉप आउट था, कोई सेल्स का जॉब करता था, कोई मार्केटिंग का जॉब करता था। मेरा अभी मनीष नगर वाला जो स्टोर है वो तो मेरा वेंडर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसका भी इंजीनियरिंग या उसने आई गेस डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन में करा था, उसके बाद उसका वो इलेक्ट्रिक्स के वर्क्स करता था। उसका प्राउडली अभी एक स्टोर है। हर पर्सन अपना करियर सेट आउट कर रहा है। तो स्टार्टिंग का हमारा विजन यही था कि पहले नाम बनाए, नाम हमारा भी बन गया, ब्रांड वैल्यू बन गया, एसओपीज बन गई है। अभी ऐसे कि हम नागपुर के बाहर जब जाएंगे, वी आर प्लानिंग फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि अभी तक तो था कि ठीक है अपनी ब्रांड वैल्यू बने, अभी है कि यार अपने आउटलेट से एक्सपांड करने हैं और वो क्वालिटी तरीके से ही एक्सपांड करना है। अभी भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन में जाऊंगा कि एक साथ 10-10 12-12 आउटलेट। अभी तो हमारे बहुत स्पीड हो गई, अभी हमारे एक महीने में, हर महीने में 2 या 3 आउटलेट तो अभी ओपन ही हो रहे हैं। जितने लाइन है नागपुर में, अभी तो लोग दिन के मुझे 8 कॉल मिनिमम आते हैं जिनको सर नागपुर में ही करना है, लेकिन हम नहीं बोल देते। मैं अगर चाहूँ तो अभी के पीरियड में नागपुर के 100 आउटलेट तो मिनिमम हो जाते हैं, और नागपुर में 50 लोग लेने के लिए लोगों को बता के भी सर हमारा वहाँ पे ऑलरेडी आउटलेट है, बोलते हमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है हमारा चलेगा, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। वी आर नॉट आफ्टर मनी, वी आर आफ्टर अ ब्रांड। हमने वो ब्रांड बनाया। अभी आने वाले पीरियड में वी आर प्लानिंग फॉर अ टू, जैसे आपको पता है कि मेट्रो सिटी प्लान कर रहे हैं, विद इन अ 6 मंथ आपको पुणे या बैंगलोर में 100% एलओसी का स्टोर दिखेगा। दैट विल बी अ कंपनी ओन आउटलेट, जो दोस्तों के साथ मैं पार्टनरशिप में ओपन आउट कर रहा हूँ। फोको मॉडल पर आज तक एलओसी कभी गया नहीं, बट अभी हम जाना चाहते हैं फ्रेंचाइजी ओन। और उसके बाद जितने भी 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ है, जैसे कि वर्धा, यवतमाड़, वर्धा हो गया, रायपुर, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, जैसे कुछ कुछ शहर्स हो गए, वो सभी सिटीज़ को हमें टारगेट आउट करना है। लेट्स सी कि आने वाले 5 सालों में हम कहाँ तक जाते हैं। तो कुछ विजन टारगेट तो है, टारगेट सेट है, टारगेट। टारगेट अभी सेट है। अभी तक ऐसा था कि चीज़ें सीख ही रहे थे अभी तक। अभी तो मतलब अभी भी लर्निंग फेज़ चालू है कि हर, अभी मैं बैंगलोर में गया था, वहाँ पे से कुछ नई चीज़ें सीखी कि यार ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तुम हर जगह पे, मैं जब ट्रैवल को जाता हूँ तो वो ट्रैवल के साथ-साथ लर्निंग भी हो जाती है। अगर तुम ट्रैवल को उस पर्सपेक्टिव से देखो तो, मेरी वाइफ़ तो हमेशा परेशान होती है। मैं जब भी घूमने जाता हूँ ना, बोलती है तुम हाँ, हर जगह पे जाके हर जगह पे बिज़नेस कहाँ से ढूँढ लेते हो? यार दैट इज़, मुझे ट्रैवल पसंद है, लेकिन मैं ट्रैवल इसलिए नहीं करता कि मेरे को सिर्फ़ घूमना है। मैं अभी भी मनाली में जाता हूँ, कैफ़े में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ यार ये देख इन्होंने ना बहुत अच्छा करा है। इन्होंने देख के कितनी अच्छी आइडिया लगा, अपना एलओसी में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा हमेशा ये डायलॉग रहता है। अभी मैं बैंगलोर में भी गया था, वहाँ से भी मुझे लगता है हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ सीखने के लिए रहती है। तुम्हारे बस आँखें वो चीज़ होने के लिए रहनी चाहिए, और वो तुम्हें चीज़ एडप्ट करने का, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं क्यों एडप्ट करूँ, जान देना मेरा तो ऑलरेडी अभी सभी सेट है। जिस पीरियड में तुम्हें लगेगा कि मेरा सभी सेट है, उस पीरियड में डाउनफॉल आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये अभी इंडस्ट्री ऐसी है कि तुम्हें इंडस्ट्री के हिसाब से कंप्लीटली अपडेटेड रहना ही पड़ता है। अगर मैं अभी एलओसी में भी कंफर्ट जोन में रह गया ना, तो वो पीछे ही छूट जाऊँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें पता चली और हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको जाना, ताकि अगली बार जब हम लोग एलओसी में आए तो हमें वो सारी याद, सब बातें याद आए कि कैसे एलओसी बना है। एलओसी के पहले दिन से आखिरी दिन तक का बहुत सारी बातें, आखिरी दिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन आज तक की बहुत सारी बातें हमें पता चली, और बहुत सारे जस्ट लोगों अभी को 6 पता साल चला। कंप्लीट होंगे मैं हाँ, 9 अभी जनवरी बस को। 6 साल तो अभी कंप्लीट होने और वाला है। आपने जैसे कहा कि पार्टी, तो पार्टी के लिए हम पक्का सोच रहे हैं कि सभी एलओसी के वेंडर से लेके स्टाफ तक, क्योंकि स्टाफ ही हमारी लाइफलाइन है मोस्टली। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब तो होना चाहिए। हमें भी बुलाइए, हम भी आएँगे। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ की चाय सही में बहुत अच्छी होती है, जबकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, हाँ। लेकिन मेरी जो पार्टनर है उसे चाय पीना बहुत अरे पसंद है, वाह। तो वही मुझे पहली बार एलओसी में चाय पीने के लिए लेकर गई थी। मैं चाय पीने कभी नहीं गया। मैंने मैगी ऑर्डर किया है बहुत बार आपके स्टोर से, चाय नहीं पिया था, लेकिन अभी मुझे भी आदत लगी है धीरे-धीरे चाय पीने की, क्योंकि उनको चाय पीना बहुत चाय पसंद की है। आदत ही एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है जल्दी। छूटती नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोगों की चाय पे होती है। आपका मैंने मॉडल भी देखा, नया वाला जो स्टोर है आपका प्रीमियम स्टोर, राइट। वो भी काफ़ी अच्छा लगा। वो भी डेवलपिंग वाले फेज में है। वहाँ पे भी हम अभी मेनू को कम्प्लीटली रिवैम्प कर रहे हैं। 6 महीने में मैंने खुद सीखा कि यार वहाँ पे ये चीज़ें चाहिए लोगों के हिसाब से, तो उसको हम अभी जस्ट मॉडिफाइड करें। जनवरी से नया मेनू वहाँ पे भी लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू शुभम सर, आपने समय दिया इसलिए। थैंक यू।